नमस्कार। ज्ञानोत्सव के सभी सदस्यों को और ज्ञानोत्सव के अलावा जो हमारे नए साथी आज जुड़े हैं उन सबको मेरा नमस्कार। हम लोगों ने नवंबर के महीने में ज्ञानोत्सव का जो वार्षिक अधिवेशन किया था, उसमें जो सहयोग सभी सदस्यों ने किया था और जिस तरह से भागीदारी की थी, बड़ा ही उत्साहवर्धक था। और आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग एक वार्षिक जो कॉन्फ्रेंस करते हैं नवंबर के महीने में, और इसके बाद पूरे साल कोशिश करते हैं कि वेबिनार्स के माध्यम से लगातार इस सिलसिला को जारी रखें। तो आज के लिए हमने जो आमंत्रित किया है प्रोफेसर मनीषा प्रियम को, वो हम लोगों के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि वो आज हमारे बीच हैं। मुझे उनका परिचय देने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि ये हम फिर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, मैं सिर्फ इतना कह दूं कि प्रोफेसर प्रियम, मनीषा प्रियम नीपा में पढ़ाती हैं, प्रोफेसर हैं वहाँ। और इनके कई हायर एजुकेशन से रिलेटेड कई विषयों पर बहुत ही बड़ा काम है। कई फोरम्स पर ये रिप्रेजेंट भी कर चुकी हैं। खास तौर से इनकी किताब रिक्लेमिंग पब्लिक यूनिवर्सिटीज और द कंटेस्टेड पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म इन इंडिया, ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मैं सीधा अब इनको आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर प्रियम को कि वो अपनी बात रखना शुरू करें। और वो अंग्रेजी में बोल सकती हैं, हिंदी में भी बोल सकती हैं, जिसमें बोलना चाहें बोलें। और बाद में इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। आमतौर पर हम लोग 45 मिनट्स का, एक 45 मिनट का रखते हैं समय प्रेजेंटेशन के लिए, और उसके बाद आधे घंटे हम लोग बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका प्रोफेसर प्रियम। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर प्रदीप जी का, तेजकर जी का। मेरा तेजकर जी विशेष रूप से ये जानते हैं कि मेरा परिचय अभी केवल एक शोधकर्ता का है, एक छात्रा का है। और पटना समझने की गतिविधि जो है वो मेरे उस अनवरत प्रयत्न की एक अगली कड़ी है, जिसमें मैंने बिहार के समाज को, बिहार के राज्य को, और खास करके बिहार की किसानी और गरीबी को समझने की एक मेरे जीवन की एक इच्छा रही है, एक लक्ष्य रहा है। और उसका एक पुनरावृत्ति, एक तरह से एक नया चोगा पहनकर, और अ, मेरा जो शोध मन है वो इस बात को जानने के लिए बहुत इच्छुक था, क्योंकि दिल्ली में बैठ के मैं रोज सुनती थी कि ये इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन है, ये यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल ही यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता है। तो जब मैं पूरे देश में यूनिवर्सिटीज में घूमती थी तो मुझे दिखता था कि ये डिक्लाइन हर जगह व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि केवल पटना में डिक्लाइन है और कहीं और नहीं है। आईसीएसएसआर के साथ और तीन मूर्ति में खास करके मैंने मैसूर और पटना के अध्ययन को, तुलनात्मक अध्ययन को शुरू किया। दोनों ही विश्वविद्यालय जो हैं वो लगभग 1916-17 में बने, और ये नॉन प्रेसिडेंसी टाउनशिप्स में बने हुए विश्वविद्यालय थे। और 1857 के आसपास प्रेसिडेंसी टाउनशिप्स जो तीन थे, कलकत्ता, मुंबई और बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों के अपने विश्वविद्यालय बने। और ये अंग्रेजियत से लैस थे ये विश्वविद्यालय। तब की जो अंग्रेजों द्वारा संचालित एजुकेशन पॉलिसी थी, उसका उसका लक्ष्य जो था वो एक अपने हित के लिए उन्होंने इस तरह के विश्वविद्यालयों का गठन किया, और इनको यूटिलिटेरियन यूनिवर्सिटीज कहा गया। यानी कि यूनिवर्सिटी में दी गई पढ़ाई का एक मकसद होना चाहिए। तो एक तरह की विडंबना ये थी कि इसी समय आइडिया ऑफ द यूनिवर्सिटी पर बहुत काम कॉन्टिनेंट में, इंग्लैंड में भी होता था। कार्डिनल न्यूमैन सोचते थे, और वहां ये कहा, तर्क दिया जाता था कि यूनिवर्सिटी को यूटिलिटेरियन नहीं होना चाहिए, मतलब नफा नुकसान या फायदे की बात विश्वविद्यालय से हमको नहीं सोचना चाहिए, और यूनिवर्सिटी में नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक का काम होना चाहिए। तो जिस देश में उपनिवेशवाद की जड़ें थी, वहां विश्वविद्यालय के अगल बगल का दर्शन कुछ और कहता था, और एक चिंतनशील, विवेकशील सामंतवाद के, फ्यूडलिज्म की जकड़ से यूरोप
में ये उसको तोड़ते थे, फ्यूडलिज्म की जकड़ को, लेकिन इनको साथ ही साथ मिल ये सब लोग यूटिलिटेरियनिज्म के खिलाफ लिखा करते थे। लेकिन बरतानिया शासन, आई कैन नॉट हियर यू, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? जी जी, इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम आपके यहाँ हो रहा है, तो बीच में हाँ आवाज रुक गई थी आपकी। हाँ, तो उनको कोई परहेज नहीं था कि अपने यहाँ एक खुले मस्तिष्क और खुले विचार वाले तर्कशील मनुष्य की अवधारणा लेकर के दर्शन, विज्ञान, विश्वविद्यालय, सबकी सोच जो है उसमें गतिशीलता थी। न्यूटन के सिद्धांत, गलीलियो, जिनको कि आप जानते हैं कि उनको इटली में ही उनको एक तरह से जेल करार दिया गया था उनके क्रांतिकारी वैज्ञानिक सोच के चलते। उनका एक तरह से 400 साल बाद उनकी सोच को विश्वविद्यालय की मुख्यधारा में ले आया जाता है। तो तरह तरह के थिंकिंग जो है वहां उपज रही थी, विरोधाभास भी था, लेकिन इन सब में उपनिवेशवाद से परहेज नहीं था कहीं भी। और उपनिवेशों में जो विश्वविद्यालय थी उनकी धारणा मुख्यतः केवल कैसे जो एक्सट्रैक्शन की पॉलिसीज थी उसको दुरुस्त किया जाए, इसके लिए ही ऐसा वो सोचते थे। तो 1910 तक इस तरह की पॉलिसीज का काफी विरोध होना शुरू हुआ। और अग्रणी रहा बंगाल की प्रेसिडेंसी जो है, वहां पर पुरजोर विरोध होता है। और ये इतिहास के जो छात्र रहे हैं या प्रोफेसर रहे हैं वो जानते हैं कि जब इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो वास्तव में ऐसा नहीं था कि पूरा हिंदुस्तान जो एक साथ सजग और सचेत हो गया, लेकिन बंगाल जो है वो जल्दी सचेत हुआ। और बिहार बंगाल का पार्ट था उस समय, सचेत भी हुआ। और बंगाल में जो नॉन ब्रिटिश सोर्सेज ऑफ नॉलेज थे, खास करके जर्मन इंटेलेक्ट से वास्ता और संबंध जो है वो बना। और रविन्द्रनाथ टैगोर तो जर्मनी नहीं, लैटिन अमेरिकन चिंतन से भी काफी वो उसका असर उन पे पड़ा। इस इन सब के साथ उनका ये सोचना था कि जब पार्टीशन वगैरह का विरोध किया गया, बंगाल के पार्टीशन का, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का विशेष रूप से ये मानना था, और लोग भी थे, कि केवल जो सामान है विदेशी उसको जलाना ये स्वराज नहीं हो सकता है। स्वराज के लिए हमको विश्वविद्यालय कल्पना है वो पूर्ण रूप से बनानी पड़ेगी। तो विश्वविद्यालय क्या है, आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है, इसका जो 1857-58 में बरतानिया शासक अगर बना रहे हैं तो आप देखिए 60 मतलब 40 साल उधर और 10 इधर, मतलब लगभग 50 साल, मतलब आधे एक एक सेंचुरी के आधे इसमें ही स्पैन में ही 50 साल में ही उसका खंडन मंडन जो है यहाँ शुरू हो जाता है। तो एक बात मैं मानती हूं कि तर्क की परंपरा जिस भूमि से यूनिवर्सिटी के आइडिया को चैलेंज किया जा रहा है, उपनि प्रखर और उग्र उपनिवेशवाद के खिलाफ में, वो केवल दो बातें थी। और इंटेलेक्चुअल जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ था वो तर्क का था, वो खंडन और मंडन का था। और जिसको हम बंगाल कहते हैं वो वास्तव में बंगाल बिहार था, दरभंगा की भूमि जहां से हम लोग जुड़ रहे हैं आज, जहां नादी फाउंडेशन है। ज्ञान की परंपरा यहाँ एक कैनिकल ज्ञान की नहीं है, खंडन और मंडन की है, तर्क की है। तो एक चिंतनशील परंपरा जो है वो वास्तव में उपनिवेशवाद के यूनिवर्सिटी के आइडिया का खंडन करती है। और इस खंडन का ही नतीजा होता है कि बरतानिया शासन जब बंगाल का पार्टीशन करती है तो उसके बाद यहां से कहा जाता है कि ठीक है, बंगाल का पार्टीशन तो आपने कर दिया, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीशन है, और पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए आपको बिहार में भी एक यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी नहीं, अब आज हम यूनिवर्सिटी और हाई कोर्ट को सोच नहीं सकते हैं कि इन दोनों में अंतर संबंध हो सकता है। लेकिन बिहार में जब विश्वविद्यालय बनता है तो जो डिमांड यहां था वो ये था कि यूनिवर्सिटी एंड हाई कोर्ट शुड बी सेट अप टुगेदर। तो पूर्ण राज्य का दर्जा। अब पूर्ण स्वराज की बात बाद में आती है, लेकिन एक तरफ स्वराज का आंदोलन हो चुका है जिसका कंटेंट केवल इकोनॉमिक था, और उसको रविन्द्रनाथ टैगोर और भी आलोचक थे लेकिन वो आलोचना करते हैं
कि ये तो जाके दुकान में जाके और सामान लूटने वाले जो है उनका साम्राज्य हो चुका है। जब तक नॉलेज ट्रेडिशंस को हम कहीं इकट्ठा नहीं करेंगे और उपनिषदों पर उनका खास एक तरह से उनकी अपनी एक मास्टरी थी, तो इस तरह से यूनिवर्सिटी पे चर्चा शुरू हो जाती है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था, बरतानिया शासक चाहते थे कि बंगाली एलिट्स के मातहत कहीं बिहारियों का दिमाग अगर ट्रेन हो गया हमारे खिलाफ बगावत करने के लिए, तो इस दिमाग की बगावत जो होगी, जो इंटेलेक्चुअल बगावत होगी हमारे खिलाफ, इसको हमको कंटेन करना है। तो ये ब्रिटिशर्स की अपनी मंशा थी। लेकिन आप देखिए कि उनकी मंशा को पूरी तरह से बिहारी भले ही एक जूनियर पोजीशन में थे, क्योंकि हम जमींदार भी नहीं थे, हमारे यहाँ से तो ज्यादातर जमींदारों के हम मजदूर थे, लेबर क्लास थे। और तरह तरह की लेबरिंग क्लासेस की ही धरोहर आज हम इस मंच पे जुड़ते हैं। तो हम राजपूतों का जो एक राजस्थान है वो नहीं थे, हम खुद राजा महाराजा नहीं थे, हम हमारे यहाँ ज्यादा लोग वो लेबरिंग पुअर थे। तो तर्क की परंपरा थी, हमारे पास इंटेलेक्ट था, लेकिन हमारे पास ना तो अंग्रेजी थी, ना ही बंगाली भाषा का हमारे पास माध्यम था। लेकिन बिहारी ने उस परिस्थिति में भी, जब उसके पास अपनी पूंजी नहीं थी और ब्रिटिश साम्राज्य के पास पैरवीकारी का अपना सामर्थ्य नहीं था, केवल वो अपनी डिमांड्स रख सकते थे या विरोध कर सकते थे, तो उन्होंने एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए बिहारी नाम की एक पत्रिका भी बनी, उसके जरिए से डिमांड जो है वो आना शुरू हुए। और उस डिमांड में ये था कि भाई पूर्ण राज्य बनाने के लिए हमको अपना विश्वविद्यालय होना चाहिए और हमको अपना हाई कोर्ट होना चाहिए। और ये डिमांड्स जो है, पार्टीशन, पॉलिटिकल पार्टीशन पहले होता है, उसके बाद ये डिमांड्स कंसीड की जाती हैं। और पार्टीशन होने के बावजूद भी एजुकेशनल पार्टीशन तुरंत नहीं होता है। बिहार और उड़ीसा जो है वो जुड़े रहते हैं, यूनिवर्सिटी अलग बनती है, और एजुकेशन के जो डिस्ट्रिक्ट्स और सर्कल्स थे वो थोड़े दिन बाद 1912 के आसपास उनमें विभाजन होता है। तो बहुत ही एक लेयर्ड हिस्ट्री है इस बात की। तो आज इस कॉन्टेक्स्ट में जो बात मैं आपके सामने करने जा रही हूँ, वो मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल रिसर्च क्वेश्चंस को मैं अभी जो प्रोब कर रही हूँ, तो मुझे, आप जब सुनेंगे तो मेरे साथ आपको कुछ पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं एक उस अवस्था में हूँ, वो दशा है मेरी जिसमें मैं अभी या आपकी दुर्दशा ही करूंगी, क्योंकि मैं ओपन एंडेड हूं विथ माय सोर्सेज एंड आई एम ट्राइंग टू स्ट्रिंग हिस्ट्री टुगेदर। और मुझे जो दुख होता है वो इस बात का होता है कि गरीब अति गरीब कब हो जाता है, पिछड़ा अति पिछड़ा कब हो जाता है, जब वह अपने इतिहास की भी बयान नहीं कर पाता, जब वह अपने दुर्दशा को भी थियोरीज के, सोशल थियोरीज के भी फॉर्मुलेशंस में उनको नहीं डाल पाता है, तो तब हम अति गरीब हो जाते हैं। और हमको भेष धर के देखिए, भेष धर के आ, इतिहास का काल जो है बहुत लंबा काल होता है, 1000 साल, 5000 साल। ये शासक आ गया, ये चीफ मिनिस्टर बन गया, ये छोटी बातें हैं इतिहासकारों के लिए। हमको 5000 साल जो है वो आंकेगा। तो हम टाई कोट पहन के कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर लेते हैं, या कभी न्यूपा में काम कर लेते हैं, कहीं बाहर के विश्वविद्यालय से कोई पीएचडी कर लेते हैं। लेकिन केंद्र और धुरी जो है वो, उसमें चिंतन की एक निरंतरता होती है कि आप जब अपने आप को अनादि बुलाते हैं, तो आप देखिए आपका नाम क्या है, आप कहते हैं हम ज्ञानोत्सव करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक निरंतरता के साथ तेजकर जी के पास आप जाइए, तो जो जो बहस विश्वविद्यालय में होनी चाहिए थी, वो उनके घर में चाय की बिल्कुल एक निरंतर सप्लाई के साथ उनके ड्राइंग रूम में हम करते हैं। या शंकर दत्त जी से जब मिलती हूँ तो घंटों बातचीत होती है। अब मेरे कई ऐसे साथी और मुखबिर बन चुके हैं जो, एक पटना यूनिवर्सिटी एक रूइन नहीं है, रूइन होता तो उसमें हम आर्कियोलॉजिकल लेंस से जाते, कुछ एक्सट्रैक्ट करते, और बिल्कुल डेड पैन सोर्सेज हम रिटन टेक्स्ट ले आते, ईंट की कार्बन डेटिंग करते। यहाँ तो जीते हुए मजदूर जो हैं, ज्ञान के मजदूर, वो ट्रैप्ड हैं इसके इतिहास में। वो कुछ बोलेंगे अगर, तो 3 आदमी खड़े होकर जोर से बोलेगा कि ये तो बेकार प्रोफेसर था, सरकारी वजीफे पे जीता था। ये तो, आप किसी प्रोफेसर से, एक बात कही जाती है, जाति ही पूछो साधु की,
किसी प्रोफेसर को मैं इंटरव्यू करने जाती हूँ और दूसरे को अगर बताती हूँ कि मैंने उसको इंटरव्यू किया, तो सबसे पहले ओ अच्छा उनके पास आप गई थी, वो तो राजपूत था। लेकिन उसकी इंटरव्यू जब मैं करती हूँ और वो एक समग्र चेतना के साथ लॉन्ग ड्यूरी में अपनी इंटरव्यू जब देते हैं मुझे, तो उनकी बातों में वो कभी मुझे ये नहीं जताने की कोशिश करते कि मैं राजपूत था, कि मैं कायस्थ था। अक्सर लोग ये बताते हैं कि मैं सीपीआई का पार्ट था, मैं इप्टा में था, मैं प्लेज, कोई हिस्टोरियन भी बोलता है मैं प्लेज करता था। तो मुझे ये दिखता है कि पटना विश्वविद्यालय के बारे में लिविंग मेमोरी और इंटरव्यूज बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोगों को, चूंकि मैं देर से जागी, मेरी नींद बाद में खुली, तो मैंने खो दिया। हेतुकर झा जी उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण, जब उन्होंने पढ़ाया वहां तो वो सोशियोलॉजिस्ट थे, लेकिन मेरी समझदारी में वो एक महत्वपूर्ण दार्शनिक थे, जिनकी समग्र चेतना में विश्वविद्यालय की चेतना जो थी वो महत्वपूर्ण थी। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा पेशेंस मेरे साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने ओपन एंडेड सोर्सेज को आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। और इन ओपन एंडेड सोर्सेज में ढलान की, विघटन की, और विघटन के उपरांत भी एक सड़ी हुई जिंदगी जो है वो रहती है, जिसको हम पहचान नहीं सकते, क्योंकि वो विश्वविद्यालय पर एक पैरासाइट की तरह जी तो रही है, लेकिन वो विश्वविद्यालय के बदले जो है वो गली का जीवन है। और उसमें भी ज्ञान का कुछ अंश है, लेकिन उस अवस्था में प्रोफेसर जनरेट करने की या गुरु जनरेट करने की अवस्था जो है वो नहीं है। तो किस तरह से एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में जब गरीबी जो है ओवरवेल्म करती है, तो मुझे ये दिखता है कि आप फ्लाईओवर बना दीजिए, आप बिजली भी भेज दीजिए, उसके बावजूद भी एक समाज जो है उसको एक राज्य जो है वो रिक्रिएट नहीं कर पाता। क्योंकि राज्य की एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। राज्य की इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये है कि राज्य भी कभी भी ज्ञान के सृजन का जरिया राज्य नहीं बन सकता है। और राज्य को सिविल सोसाइटी से, जो अनादि फाउंडेशन है, और इस तरह का, और राज्य को प्रोफेसर्स के चोगे से जो एक तरह से नफरत सी हो गई है, वो पॉलिटिकली एग्नोस्टिक नफरत है। इस नफरत को जब तक राज्य पाटने का काम नहीं करेगी, और राज्य जब तक यूटिलिटेरियन इंटेंट से एजुकेशन को देखती रहेगी। अब यूटिलिटेरियन इंटेंट से हायर एजुकेशन को देखने वाला केवल औपनिवेशिक शासक नहीं था। मेरी बातों के बाद आप देखेंगे कि सड़ांध में भी पूंजी को कुछ नफा है, कुछ नुकसान है। और विश्वविद्यालय का तर्क जो है वो पटना विश्वविद्यालय में हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। आज एक ई प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय का तर्क जो है वो खंडन मंडन में ही विश्वास करता है। इसकी वैज्ञानिक अवधारणा जो है वो काउंटर फैक्चुअल क्रिएट करने की है। यदि आपसे कुछ पूछा जाए, तो जो आपसे पूछा जाए उसे आप शिरोधार्य नहीं माने, और कैसे उसका खंडन मंडन करें। और नए ज्ञान का सृजन जो है उसके कई तरीके हो सकते हैं। आइडिएशनल तरीके हैं जो केवल आइडियाज पे काम किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो बाइनरीज का इस्तेमाल करता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो माननीय श्री हितकर झा जी या अरविंद नारायण दास या प्रधान हरिशंकर प्रसाद के काम में देखा जाता है, वह है कि आप यूनिवर्सिटी को एक एम्बेडेड इंस्टीट्यूशन देखते हैं, और आप कहते हैं कि समाज विश्वविद्यालय में निहित है। और समाज के नजरिए से आप विश्वविद्यालय पे जब शोध करते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी एक एम्बेडेड इंस्टीट्यूशन की तरह दिखती है। और क्या आप इस तरह से यूनिवर्सिटी इन हिस्ट्री और यूनिवर्सिटी इन कॉन्टेक्स्ट, तो यूनिवर्सिटी इन हिस्ट्री जो है वो एक तरह से एक अंशकालिक अवधि में घटा था, वो भी एम्पेरिकल था जब घटा तब, लेकिन आज वो एक आइडिया है। हितकर झा जी आज एक आइडिया है। मैं कई बार जब उनको पढ़ती हूँ, और उनकी कई किताबें तेजकर जी ने मुझे दी और अभी मैं पढ़ने वाली हूँ, तो मुझे दिखता है कि अब कई बार आदमी जिंदगी बिताता है सोशियोलॉजी के प्रोफेसर की तरह, लेकिन उसका दर्शन जो है वो आपको रास्ता दिखलाता है। और इसीलिए प्रोफेसर्स को लिखना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर समझते नहीं, उनको लिखना बड़ा जरूरी है। तो
मैं अभी जो आपसे बातें करने वाली हूँ उनमें यूनिवर्सिटी इन हिस्ट्री एंड कॉन्टेक्स्ट, एक मिनट मैं कोशिश करती हूँ शेयर करने का। लेट मी सी इफ आई कैन शेयर द स्क्रीन। होस्ट, अच्छा ओके, कैन यू इनेबल पार्टिसिपेंट्स? मैं ज्यादा अंग्रेजी में नहीं बोलूंगी, आप शेयरिंग इनेबल कर दीजिए। Just to help me talk, right? ये ये Oh God, can I share the screen? Okay. No, I can't see it's still disabled. यू आर Okay. स्क्रीन शेयरिंग इस पे तो आ रहा है। No. Host disabled participant screen sharing. एक मिनट, मैंने तो यहाँ से कर दिया। अच्छा चलिए, कोई नहीं, अगर नहीं भी होता है तब भी मैं आई कैन सी योर स्क्रीन बट व्हाट आई कैन नॉट सी इज माय ओन स्क्रीन। ओ सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा। ओके, आई ठीक। थिंक माइट गेट देयर। मैं आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच फ्रॉम, आई जस्ट वांट यू टू। अच्छा, एक सेकेंड, आप जारी रखिए, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। हाँ, मैं बोलती रहती हूँ तब तक। जी जी तो जी। हाँ, तो इस तरह से आ, जो यूनिवर्सिटी है ये, इसका एक अपना इतिहास है। और हिस्ट्री और एक्सपीरियंस को, मतलब इतिहास और अनुभव को एक साथ जब जोड़ा जाए तो हम कैसे समझ सकते हैं विश्वविद्यालय को। ये एक तरीका है मेरा मेथड है दो बातों को जोड़ने का। और इस संयोग से जो एजुकेशन और सेल्फ मेकिंग, कैसे हम एक आधुनिक मानव को बनाते हैं, ये एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट है। और इसको हम साधारण साइट्स में, जहाँ की अति गरीब लोग और श्रम कर्मी रहते हैं, उसके बीच हम विश्वविद्यालय को कैसे देख सकते हैं। तो ये सवाल लेके जैसे आप चलेंगे तो आपको दिखेगा कि आज की शिक्षा नीतियां जो हैं वो वास्तव में न्यू लिबरलिज्म, मार्केटवाद का एक तरह से नंगा वो समर्थन करती हैं। और वो कहती हैं कि स्टेट पॉलिसी जो है, शिक्षा नीतियां जो हैं, उनका काम है कि इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट वो करें। इन्वेस्टमेंट कैसा इन्वेस्टमेंट प्रमोट करें? वैसा इन्वेस्टमेंट जिससे कि ह्यूमन कैपिटल बने। मतलब मनुष्य में तो आप ट्राई ऐसी करके देख सकती हैं। हाँ, कोई बात नहीं, मनुष्य में ऐसी निधि को हम लगाएं जिससे कि ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो। तो ये डिस्कोर्सेस जो है ये दुनिया के विश्वविद्यालय बनाते हैं, पटना विश्वविद्यालय ने नहीं बनाया। लेकिन इन डिस्कोर्सेस के तहत ही विश्वविद्यालय प्रबंधन और विश्वविद्यालय प्रबंधन नीतियां जो है वो बनाई जाती हैं। तो इस 90 के दशक तक आते आते अमर्त्य सेन जैसे लोगों ने ह्यूमन कैपिटल पर बड़ा प्रहार किया और कहा कि इससे तो हम आंक ही नहीं सकते कि शिक्षा में हो क्या रहा है। हमें तो देखना है कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज बन रही है कि नहीं, कैपेसिटी टू बी, हम जो बनना चाहते हैं और जो बनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह से एक सवालिया निशान वो उठाते हैं कि आप शिक्षा को एक पूंजी, एक निधि की तरह नहीं देखिए। तो इस तरह से इतिहास और एक्सपीरियंस की कैटेगरी से जब पटना विश्वविद्यालय को हम देखना शुरू करते हैं तो हमको दिखता है कि पटना यूनिवर्सिटी का एक इतिहास है। और जैसे ही विश्वविद्यालय के बिल्डिंग्स के पास हम जाते हैं तो उस इतिहास की बातचीत जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम उस विश्वविद्यालय को परत दर परत देखना शुरू करते हैं तो आपको बताया जाएगा कि देखिए, यहाँ तो एक तरह से डिक्लाइन बहुत ज्यादा हो चुका है और ये संस्था जो है लगभग बंद होने के कगार पे है। लेकिन तब भी आप देखते हैं कि जिस संस्था के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि अब तो ये विश्वविद्यालय जर्जर अवस्था में है, वहां भी बच्चे पढ़ने आते हैं, कुछ क्लासेस लगाई जाती हैं। और आपको लगता है कि कुछ तो ऐसा किया जा रहा है एक रूटीन फॉर्म में जिसको कि अभी भी विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। तो उसकी सबसे बड़ी जो शिनाख्त की जा सकती है, पटना विश्वविद्यालय में वैसा कुछ भी नहीं जिससे कि उसको विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। लेकिन एक फंक्शन वो अभी भी करता है, वो है गेट कीपिंग का। तो क्या गेट कीपिंग करता है? दरवाजे बंद करके गेट कीपिंग नहीं करता, वो एक एंट्रेंस एग्जाम करता है। तो एक लोक लुभावन यूथ जो है वो उससे आकृष्ट होते हैं कि इस विश्वविद्यालय में आने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, मैं कुछ करूंगा तो या करूंगी तो पटना पहुंच जाऊंगी। और पटना विश्वविद्यालय जिसका कितना बड़ा इतिहास है, तो इतिहास जिसको हम समझते हैं कि इतिहास जड़ है
और वही है जहां बिल्डिंग है। और थोड़े दिन और अगर मैं पटना यूनिवर्सिटी के इतिहास पे काम नहीं करूं तो केवल आर्काइवल साइट की तरह काम होगा। उस विश्वविद्यालय में, मरते हुए विश्वविद्यालय में भी इतनी ताकत है कि मीलों दूर से, गंगा के उस पार से, कई जगह से एजुकेशनल मोबिलिटी होती है। और जर्जर अवस्था में भी बहुत ही कमजोर घरों से भी बच्चे, खास करके लड़के और कुछ लड़कियां नजदीक के इलाकों से आके वहां पढ़ती हैं। और उनसे पूछो तो कहते हैं हमने एंट्रेंस एग्जाम दिया और हम यहाँ पढ़ने आए हैं। इसके साथ साथ गेट कीपिंग का अगला जो कदम है वो ये है कि यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे मान्य है। और सरकारी भर्ती के जो इम्तहान हैं उनमें इन डिग्री की वजूद है। तो कुछ एक आधा परसेंट शायद होंगे अब नगण्य की तरह जो इस डिग्री को लेके इतिहास पढ़ के और दुनिया में इतिहासकार अब बन जाए। वो कैपेसिटी अब पटना यूनिवर्सिटी की खत्म हो चुकी है। और दुनिया के विश्व, तेजकर झा जी से मैं बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि कैसे कनाडा में एडवर्ड शिल्स से बहस होती है हेतुकर झा की। और वो स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट थे एडवर्ड शिल्स। और हेतुकर झा जो है वो उससे एक अलग परंपरा से वो काम करते हैं। और रामकृष्ण मुखर्जी से वही मुलाकात होती है। तेजकर जी हैं हमारे साथ संवाद में, वो बाद में इस बात का पुष्टिकरण भी करेंगे। तो संवाद और परिचर्चा से एक हेतुकर झा जो है वो दुनिया में जा करके और किसी परिचर्चा का खंडन कर सकता था। लेकिन आज वो संभावना पटना विश्वविद्यालय के लिए खत्म हो गई है। इसलिए नहीं कि वहां के प्रोफेसर जो है वो उनकी कोई कैपेसिटी नहीं है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी यूनिक अब हो चुका है क्योंकि वो लगभग एक टीचरलेस यूनिवर्सिटी है। और ऐसी यूनिवर्सिटी दुनिया में शायद नहीं हो कहीं। तो यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा चिढ़ अगर किसी चीज से हो गई है और जो स्पष्ट है वो है कि यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं होना चाहिए। और दूसरी चिढ़ जो है वो उसके बाद है वो किताबों से है। और उसके बाद तीसरी चिढ़ है जो है वो वास्तव में यूथ को ले तो आती है लेकिन उनसे भी चिढ़ती है। जी, तो एक यूनिवर्सिटी जो है वो, एक लेक्चर दे रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी के कैसे। तो एक तरह से आप देखिए कि एक कैसा विश्वविद्यालय आज हम देखते हैं जो प्रोफेसर से बहुत जोर से चिढ़ता है और शिक्षक विहीन बन चुका है, अपने लाइब्रेरीज की कदर नहीं करता है। और जो यूथ वहां आते हैं उनसे एक उसका रिलेशनशिप आने के समय तो ठीक रहता है, लेकिन एक विरोधाभास वाले रिश्ते में यूनिवर्सिटी जो है यूथ के साथ जीती है। तो ये पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है वो एक डिक्लाइन का साइट किस तरह से बनती है वो आप हम झांकेंगे इसमें और देखेंगे। और मैंने ये पाया कि जिन स्टूडेंट्स को वो लेके आते हैं एडमिशन करा के, खास करके हॉस्टल्स अगर मिल जाए उनको, हॉस्टल में वो रहने लगते हैं, तो प्रोफेसर्स ही अपने स्टूडेंट्स के लिए ये टर्म बार बार यूज करते थे कि ये बच्चे तो खत्म हैं। तो मैंने आखिर प्रोब करना शुरू किया कि खत्म पर बार बार, जैसे तबले का सम गिरता है वैसे खत्म नहीं बुलाना उसको, खत्म खत्म, त त संयुक्त की मात्रा के साथ खत्म बुलाने का मतलब था कि ये ऐसे बच्चे हैं कि इनका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। अब बच्चे समझते हैं कि उनका फ्यूचर है, लेकिन अगर वो हॉस्टल में रहते हैं और खास करके जो कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ल्ड है, कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ल्ड है, लाइफ वर्ल्ड है, एवरीडे वर्ल्ड है यूनिवर्सिटी का, उसके वो हिस्सा अगर बन जाते हैं तो उनको खत्म बच्चा करार कर दिया जाता है। और इन बच्चों के खत्म होने की आखिरी शख्सियत जो है वो ये दिखती है कि unlike universities anywhere in the world or even in India, the students are not even able to get a meal in the university campus. तो सबसे बड़ी फेलियर जो है पढ़ाई लिखाई से पहले उनको उनके हॉस्टल्स में चूल्हा भी नहीं जलता। और मेस की फैसिलिटी जो है, मेस का मतलब पहली बार मैं पटना यूनिवर्सिटी में आके समझी कि मेस का मतलब, मैंने पूछा मेस, तो उन्होंने बोला मेस मतलब क्या। और कोई इकबाल हॉस्टल के आंगन में मैंने देखा 60-70 छोटे छोटे प्रेशर कुकर जो है वो गंदी नाली के बगल में रखे हुए थे। बच्चों से मैंने पूछा तो बताया कि नहीं हम खाना बनाते नहीं, उन्होंने कहा कुछ डबका लेते हैं। मतलब हम कुछ भी इसमें माड़ नुमा, पानी नुमा बना लेते हैं। ना हमको बनाने की, ना वहाँ चूल्हे हैं, कहीं से वो हॉट प्लेट या कुछ का इंतजाम करते हैं और कुछ भी बना के पेट में डाल के वो निकल लेते हैं। और मेस का मतलब जो था, और इस तरह से मैंने देखा ये कि जब आपके पेट में भूख होगी तो रिंगते रिंगते कहीं तो आप खाने पहुंचेंगे। और जहां पहुंचेंगे
एक रिसर्चर की तरह जब मैं वहां गई तो मुझे दिखा कि जो ग्लोरियस यूनिवर्सिटी है वो अशोक राजपथ पर है, और जो रिंगते रिंगते भूखे बच्चे जहां पहुंचते हैं उसको वो मेस बुलाते हैं। अगर मैं स्लाइड शेयर कर पाई तो मैं कुछ चित्र भी आपको दिखाऊंगी, वरना मैं आपको जी बताऊंगी। जी, आप शेयर और कर सकती हैं। रिंगते रिंगते जिस गली में वो पहुंचते हैं, उस गली में वो मुझे बताते हैं कि देखिए ये मेस है, ये हमारा मेस है, और वहां एक ड्रीम होटल है जहां वो खाना खाते हैं और उसको वो अपना मेस बुलाते हैं। नाउ, so that's the tragedy. Where will a hungry human being go? A hungry human being will go where there is food, right? And where can you see food? You can see. Can you see my slides now? राइट, यू कैन सी। Okay, fine. So where can you see food now? You can see food where hungry students are crawling. It's the ant phenomena. Now that's Patna College for you. It looks really beautiful and serene, but behind this is the life that I'm talking to you about. Now, the Patna University, मैंने आपसे ऑलरेडी इतिहास की बात की है, बिहारी जर्नल की बात की है, और ब्रिटिश पॉलिटिक्स की बात की है। मैं अब आपसे दो अंशों को बार बार हिस्ट्री और एक्सपीरियंस में एक तरह से आजू बाजू के कमरे की तरह मैं घूमती रहूंगी, क्योंकि इतिहासकार जानते हैं कि 100, 200, 300, 400, 500 साल जो है वो आराम से आप बात कर सकते हैं। छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में हिस्ट्री नहीं लिखी जाती है। तो मैं दोनों में घूमूंगी। अब पटना विश्वविद्यालय जब बनता है तो आप ये मत समझ लीजिए कि बरतानिया शासन की गिफ्ट है। वो बनाने का केवल परमिशन देती हैं, और जब सेटअप किया जाता है ये, तो इसके डोनेशंस, खास करके पटना कॉलेज भी जो है, जो प्रीडेट करता है पटना यूनिवर्सिटी को, इसके डोनेशंस वहाँ के मुस्लिम नोबिलिटी से आते हैं। शहर के कुछ नोबिलिटी थी, उनसे आती है। महाराज दरभंगा बहुत बड़े डोनर थे पटना यूनिवर्सिटी के। लगभग हर क्रिएशन में दरभंगा महाराज का बहुत बड़ा डोनेशन रहा है, और जिस बात को कि राज्य स्वीकार नहीं करना चाहता है, उस पर शोध नहीं करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं शोध की, चिंतन की कोई परंपरा थी जो दरभंगा में आबाद थी। और महाराज दरभंगा की ये मंशा थी कि कॉलोनियल कैपिटल यदि पटना शिफ्ट हो रहा है तो उस चिंतन को, उस प्रखर चिंतन को और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को वो अपने पुरजोर समर्थन के साथ, धन केवल पैसा नहीं था, ये वर्ल्ड जो था वो हाईली यूटिलिटेरियन वर्ल्ड नहीं था, एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को वो पॉलिसी के साथ रूट करना चाहते थे। तो हार्डली कोई एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट था नॉर्थ इंडिया में, whether it was BHU or it was Allahabad University or it was Patna University, of course even Calcutta University, but these three were the beneficiaries of donations from Darbhanga Maharaj. When I talk of donations, it tells you of my limited knowledge. I think the wider project was the rooting of the intellectual traditions that had already grown to a large form in Darbhanga itself. So one day, my ship will have to sail from Patna University to Darbhanga to understand what was the intellectual tradition that had already grown in Darbhanga and which the Maharaja wanted rooted in Patna. मतलब जैसे हम लोग अब दिल्ली भाग आए, यहाँ प्रोफेसरी मिल गई। अब दरभंगा की मैं प्रोफेसर रहती या छपरा की प्रोफेसर रहती तो मुझे अनादि फाउंडेशन भी नहीं बुलाता। तब नीपा का नाम और ये और वो, तो प्रोफेसर्स भी देखिए एक तरह के, हम भी कीड़ा मकोड़ा हैं और हम भी भेष धारण करते हैं। तो बौद्ध भिक्षु भी भेष धारण करता था। विवेकानंद भी जब जाते हैं तो काठियावाड़ के महाराज कहते हैं कि ऐसा ड्रेस पहन के तुम जाओ। तो हम भी अब वेश धारण करके यहाँ वहां प्रोफेसरी करते हैं। तो महाराज ये समझते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस दरभंगा में बहुत विकसित थी, और ये इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, गलत है लोगों का बोलना कि वो केवल संस्कृत और फिलॉसफी वगैरह की। मेरा ये मेडिकल कॉलेज का ट्रेडिशन बहुत एस्टैब्लिश था। सर्जन जनरल की उपाधि जो है महाराज ने दी थी। लेकिन महाराज से बरतानिया शासक जो थे वो मेरे हिसाब से तो उनसे परेशान थे, और वो जानते थे कि जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस वाइडर बंगाल में बन रहे थे, वो अगर महाराज दरभंगा ने उनको जोर से फैन कर दिया, और भी इंटेलेक्चुअल हाउसेस थे, धरहरा से डोनेशंस मिले जिससे पीएमसीएच बना, मुस्लिम नोबिलिटी से डोनेशंस मिल रहे थे, लेकिन ये सब मिलकर के यदि अंग्रेजी शासकों का विरोध करते तो वो विरोध बहुत पुरजोर हो जाता।
तो एक पॉलिटिक्स के तहत विश्वविद्यालय बनती है। महाराज दरभंगा, बेतिया महाराज दरभंगा के डोनेशन सबसे ज्यादा थे। मुस्लिम नोबिलिटी जो शहर की थी उसके डोनेशंस लगभग बराबर के थे, पटना कॉलेज में खास करके। तो ये यूनिवर्सिटी इस तरह से बनती है। इसके आज भी जो बिल्डिंग्स हैं यूनिवर्सिटी के, वो गंगा के तट पे हैं, वो अशोक राजपथ पे हैं। और इस ढही हुई विश्वविद्यालय में भी इसके आर्काइव में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इस विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी धरोहर जो है वो ये है कि यहाँ भाषाई विविधता जो थी वो एक तरह से बहुत ही इसके जीवन शैली का अंग थी। आर्काइव्स में आप मिथिला में नेवाड़ी, जिसमें कि नेपाली चीजें लिखी जाती हैं, वो है। मिथिला के स्क्रिप्ट में मालती माधव है। नक्तलिश और पर्शियन स्क्रिप्ट में आयना अकबरी है, लैला मजनू है। बंगाली में भी यहाँ स्क्रिप्ट में लिखी हुई चीजें हैं। और ये गौर फरमाने वाली बात है कि भोजपुरी के स्क्रिप्ट्स यहाँ नहीं है, क्योंकि तब तक बर्तानिया शासकों को पेटिशन करके कायथी स्क्रिप्ट, जिनमें कि टेक्स्ट बुक्स अब लिखे जा रहे थे 1910 तक, बर्तानिया शासकों को पेटिशन करके कायथी पर बैन लगवा दिया गया। तो और मे बी कायथी डिड नॉट हैव एन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन एज रिच एज मैथिली डिड. I still have to probe that part, but the manuscripts that I have seen are in Newari, Maithili, Naktalish, Persian, Bengali. Now, host of great teachers and alumni: Jadunath Sarkar, Sar Sultan, Veena Majumdar, Hetukar Jha, R.S. Sharma. Now, among the big teachers who, of course, poet laureate Ramdhari Singh Dinkar, बेनुपुरी जी का नाम मैंने लिखा नहीं है, ये सब अभी मैं शुरू ही कर रही हूँ, अच्छे से इसको सजाऊंगी इस स्लाइड को। खास करके जयप्रकाश नारायण ट्रेन किए जाते हैं। तो एक तरह से एक बड़े विश्वविद्यालय और नामी विश्वविद्यालय होने का ताज जो था वो पटना विश्वविद्यालय के सर पे था। और वो विश्वविद्यालय जो कि 50-60 के दशक तक उसका रेपुटेशन इतना महत्वपूर्ण है, उसको 20 साल बाद ही जब हम देखना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं ये विश्वविद्यालय तो अब इसमें जान प्राण जो है वो खत्म हो चुका है। और 1980 तक जो है वो ढलान की कहानी जो है पूर्ण होने लगती है। और ढलान की कहानी यदि आप पूछेंगे तो एक प्रोफेसर इतना भला व्यक्ति होता है कि वो कभी भी अपने विश्वविद्यालय की कहानी, वहां बनाए जा रहे बम या राजनीतिक प्रहारों की बात वो नहीं करता है। तो ज्यादातर इंटरव्यूज जब मैंने प्रोफेसर से किए तो पहले बताने लगते हैं कि हाँ, रिसोर्सेज की कमी जो है वो होना शुरू हो जाती है। तो मैं ये मानती हूँ कि कोई भी प्रोफेसर जो है वो शब्द का कारीगर होता है, वो लेक्चर देता है, वो खराब बातों को बयान करने का काम एक प्रोफेसर नहीं करता है। तो प्रोफेसर जो है वो बड़े दबे जबान में इंटरव्यूज में बताते हैं, फिर वो ये भी कहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं बना, हमको इसलिए रिसोर्सेज की कमी हुई। और मॉरली करप्ट प्रैक्टिसेस आना शुरू हो जाती हैं रिक्रूटमेंट में, एग्जामिनेशन में। लेकिन ये तो एक तरह से जड़ नहीं है, ये तो सिम्टम्स हैं और जड़ कहीं और है। और जड़ की बात जब मैं करती हूँ, अभी मैं चर्चा ही कर रही हूँ लोगों से, तो जड़ से ये भी दिखता है, एक बात ये भी दिखती है कि कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय जो है वो समाज में उसका एक दबदबा नहीं बन पाया, एक रुतबा जो है वो नहीं बन पाया। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है उनको विश्वविद्यालय से काट छाट दिया गया। और अब हास्यास्पद बात ये लगती है कि एजुकेशन की जितनी पॉलिसीज हैं वो बोलती है कि मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बनाओ, और इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब जिस विश्वविद्यालय में रहेगा तो मल्टी डिसिप्लिनरिटी से ही ज्ञान आगे बढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें पटना यूनिवर्सिटी में थी। पटना यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी बात जो थी, इनफैक्ट almost all states that were carved out in the 1960s वो सिंगल लैंग्वेज लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन पे बनाए गए। और पटना यूनिवर्सिटी जो है वो बहुभाषाई प्रतिभा को बयान करती है। और आगे जब मैं आपको बताऊंगी कि एक सेक्युलर कल्चर को जो है वहां पे तवज्जो दिया जाता है। तो अच्छा थिएटर, अच्छा कल्चर, इस बहुभाषाई आयाम का विश्वविद्यालय के उसका योगदान था, उसके मल्टीकल्चरलिज्म का योगदान था, उसके सेक्युलर पब्लिक स्फीयर की देन थी। वहां जिन बातों की चर्चा तेजकर जी से की जा रही थी। और 1990 के दशक तक, उसके पहले 70 में एंटी इमरजेंसी मूवमेंट यूथ का मूवमेंट रहा। 90 के दशक से जितने मुख्यमंत्री बने राबड़ी देवी को छोड़कर, वो सब बड़े बड़े नेता भी, अनेक दलों के नेता भी हैं जो वो सब पटना विश्वविद्यालय की राजनीति से उभर के आ रहे हैं।
लेकिन एक बड़ी पॉलिटिक्स जो 90 के दशक से उभरती है, वो अगड़ा और पिछड़ा में अंतर विरोध की राजनीति जो है वो विश्वविद्यालय पर उसकी बात की जाती है। आपको मजा तब आएगा कि जब गली की बात मैं करने लगूंगी, तो गली में अब अगड़े पिछड़े की बात नहीं है, वहां पिछड़ों के बीच जो है वो एक जटिल संघर्ष चल रहा है। तो मुझे ये दिखता है कि जातिगत संघर्ष का एक लेयर जो है वो यूनिवर्सिटी में दिखता है। जातिगत संघर्ष की जड़ें जो है वो कहीं और हैं, और जातिगत संघर्ष के चलते विश्वविद्यालय नहीं टूटा है। हालांकि इस संघर्ष के चलते विश्वविद्यालय के दैनंदिनी में, उसके डेली जीवन में जो है वो एक बम का पुट जो है वो मिलता है और बनता है। तो बम बनाने की विधि जो है वो रसायन शास्त्र की विधि है, लेकिन जातिगत संघर्ष जो है वो बम के ऊपर एक सामाजिक रजाई जो है वो बनता है। तो बम केवल रसायन नहीं है, बम के ऊपर जो है वो समाज का लेवा, बिहार की भाषा में हमारे लिए लेवा जो था, जो समझते हैं वो जानते हैं कि लेवा क्या है। लेवा हिंदुस्तान में कहीं और नहीं समझते लोग, लेकिन हम वैसे लोग हैं जो फटी पुरानी मलिन साड़ी और धोती को भी जोड़कर और उसको भी अपने चौकी पे बिछा के, ताकि हमारे पतले गद्दे जो सरक नहीं जाए, और बच्चों को सोने के लिए हम उस सख्त जो तख्त है लकड़ी की, उससे कुछ मुलायमियत हम दे सकें, उसके लिए लेवा भी बनाते हैं। तो इस बम के ऊपर जो सामाजिक लेवा है वो अगड़ा पिछड़ा या पिछड़ा पिछड़ा के संघर्ष का है। वास्तविक समाज जो विश्वविद्यालय के ठीक कुछ दूरी पर था, और जहां से बच्चे आज किसी तरह टूटी अवस्था में भी, जर्जर अवस्था में भी विश्वविद्यालय या गली पहुंचते हैं, वो वास्तव में अब किसान श्रमिक वर्ग के बच्चे हैं। उनके पास ना तो ये लेवा है और ना उसके पास ये जातिगत संघर्ष की समझदारी है। वो वास्तव में वर्ग संघर्ष के प्रोडक्ट्स हैं जो यूथ अब आते हैं इस विश्वविद्यालय में। तो विश्वविद्यालय के कैसे उस वर्चस्व को पकड़ लिया जाए, तो लोगों को लगता है पहले तो कि प्रोफेसर्स की के सर को फोड़ डालो, प्रोफेसर्स के अपॉइंटमेंट्स में घुसड़ जाओ, तब वो करके भी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है, शिक्षक विहीन विश्वविद्यालय बन जाता है। तो संघर्ष का एक बड़ा जो आयाम होता है वो है हॉस्टल्स को कैप्चर कर लेना, फिजिकल साइट्स को, एज इफ कैप्चरिंग अ हॉस्टल बिल्डिंग is going to give you control over a university. It doesn't do that. Now, what happens in the hostels? अब hostels में एक पूरा डिवीजन हो जाता है, ये भूमिहारों का है, ये भूमिहार और राजपूत इकट्ठा रहते हैं, फला हॉस्टल में यादव रहते हैं, इकबाल मुसलमान रहते हैं, महादलित हॉस्टल में जो है वो कमजोर वर्ग। तो एक नीट ज्योग्राफी जो है वो इम्पोज हो गई है अब हॉस्टल्स पे। और किसी बच्चे से आप पूछिएगा कि हॉस्टल में लड़ाई क्यों होती है जी, तो बच्चों के पास भी अब वोकैबुलरी है। और उनसे जब मैं पूछती हूँ कि जातिगत संघर्ष, नहीं नहीं, जातिगत संघर्ष नहीं है। और ये पिछले 10-8 साल से मैंने जितने इंटरव्यूज लिए हैं उसमें बच्चे मुझे यही थ्योरी समझाते हैं। देखिए मैम, ये डोमिनेंस की लड़ाई है, ये दबदबे की लड़ाई है, ये बच्चे भी जान जाते हैं। जो एंट्रेंस एग्जाम से बच्चे कहीं कहीं से आ रहे हैं, वो सब आपको हॉस्टल्स की लड़ाई का पूरा रामायण आपको समझाते हैं। तो मैं कहती हूँ अच्छा, डोमिनेंस किस चीज के लिए? तो अब वो बच्चे अपनी भाषा में समझाने लगते हैं। कई बार फर्स्ट रो में कौन बैठेगा उसके लिए लड़ाई है, कोई किसी पे चार्ज करता है तुमने लड़की को छेड़ दिया, ये लड़ाई है। फिर वो बताते हैं कि ये सरस्वती पूजा के पंडाल की लड़ाई है, चंदा कितना वसूलेगा उसकी लड़ाई है। मतलब फिर उसके बाद इस तरह की कहानियां जो है वो बनाई जाती हैं, लेकिन इसका स्वरूप इतना भयावह है कि क्रूड बॉम्ब्स जो है वो हर्ल किए जाते हैं एक हॉस्टल से दूसरे पे। अब मिंटो जैक्सन मिल के पटना कॉलेज कैंपस पे इकबाल को टारगेट करते हैं। किसी से पूछिए कि अच्छा ये जातिगत अगर नहीं है तो क्या इसमें धर्म का पुट है, तो तुरंत वो कहते हैं ना ना, इसमें धर्म का पुट नहीं है। लेकिन आज नहीं, किसी और समय चर्चा में मैं आपको बता सकती हूँ कि ये एवरीडे कम्युनलिज्म की मेकिंग तो है वहां पे। और कई बार आपको बताया जाएगा कि देखिए ये तो यहाँ धर्म की कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए लाउड स्पीकर वो जोर जोर से नमाज पढ़ते हैं, पूरे टाइम हमारे कान में नमाज सुनाई देते रहते हैं। तो इस तरह से आपको समझ आ जाता है कि धर्म का भी पुट तो है। और मुस्लिम यूथ को कहा जाता है कि वो एग्रेसर्स हैं और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते हैं। उनके पास अगर आप जाइएगा तो कहते हैं कि सरस्वती पूजा ये लोग जब मनाते हैं तो 3-4 दिन तक यहाँ डिस्को बैंड बाजा, और विसर्जन के समय तो बिल्कुल ही कोई भी सभ्य व्यक्ति बाहर नहीं रह सकता। तो मैं नहीं जानती कि इसमें कौन पक्ष सही है और कौन पक्ष गलत है, लेकिन बातचीत का ये तरीका, बम एक दूसरे पे फेंकने का ये तरीका, और बम वाली यूथ की जिंदगी को नॉर्मल समझना, ये समझना कि आप
विश्वविद्यालय में अगर पढ़ने आए हैं और विश्वविद्यालय के फ्रीडम का मतलब है कि थोड़ा बहुत बमबारी तो एक दूसरे पे होगी, तो ये एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस है। और वायलेंस हमेशा एक अदर को क्रिएट कर, बम किसी पे फेंका जाता है, बम पिट्टो नहीं है। पिट्टो में आप बॉल को लेके मिट्टी कोई घैली फूटती है, उससे आप एक मीनार बनाते हैं और पिट्टो से उसको आप तोड़ते हैं, है ना। अब बम तो फेंकने के लिए आपको कोई लाइव टारगेट चाहिए। बम जो है वो टूटी हुई घैली या इमली के बीज पे नहीं फेंकी जाती, उसके लिए एक आप अदर का क्रिएशन करते हैं। तो एक विश्वविद्यालय की रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो कभी राजपूत भूमिहार करती है, कभी अगड़ा पिछड़ा करके यादव वर्सेस अदर्स करती है, कभी हिंदू मुसलमान करती है, कभी गली में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पिछड़ा पिछड़ा का भी वर्ग संघर्ष हो सकता है जो जात का चोला लेता है। लेकिन क्या ये बात है कि सरस्वती पूजा के विसर्जन के दिन जो है ये वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष, धर्म संघर्ष, सबका स्वरूप जो है वो एक हो जाता है। और शिक्षा की देवी जिन्हें कि माँ शारदा कह के बुलाया गया और जिनकी पूजा एक बंगाली कल्चर था, एक शिष्ट सभ्य कल्चर था, और कलम किताब की पूजा जो है वो एक बिहारी पूजा, दिल्ली में ये पूजा नहीं की जाती है। तो एक कल्चर जो है वो टेक ओवर करता है। और लास्ट अब मेरे पास वीडियोस हैं मेरे रिसर्च से, जिसमें अब जहाँ कई तेज कह रहे थे कि कोई भी आर्टिस्ट आता था बिहार, लेकिन अब डिस्को का गाना बजता है और 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए देके बैंड जो है वो परफॉर्म करती हैं। तो मुझे लगता है कि माँ सरस्वती भी एक तरह से उन्होंने भी अब उनका भी अब 2.0 वर्जन जो है वो यूनिवर्सिटी और उसके आसपास की गलियों में इमर्ज कर रहा है। तो ब्रेकडाउन एक तरह से एविडेंट है। और ब्रेकडाउन सबसे ज्यादा कहाँ एविडेंट है? सबसे ज्यादा हॉस्टल लाइफ में एविडेंट है। और ये मैंने पहले भी कहा था कि इंट्रा हॉस्टल वायलेंस की जब आप चर्चा करने लगी है तो प्रोफेसर आपको बताएंगे कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चे तो खत्म है। ख त संयोग खत्म नहीं, आधा त नहीं, डबल त करके वो बताते हैं कि खत्म है। तो एक शब्द का विन्यास भी जो है वो नया रूप लेता है, खत्म शब्द, जिसमें नीचे नुक्ता नहीं है, त आधा नहीं है। अब खत्म कर देने से इसकी बिहारियत और खास करके पटना यूनिवर्सिटी में जो स्वरूप है इस शब्द का वो इमर्ज करता है। अपनी भाषा में वो अपनी बात को जोर देके और बताना चाहते हैं। मेस फैसिलिटी के बारे में आपको बताया मैंने। अब आप गली जब पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा कि विश्वविद्यालय का विघटन किस किस तरह से हो रहा है। बहुत सारे तरीके से होता है। और एक फेलियर यूनिवर्सिटी के लिए कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से नौकरी नहीं मिलती है। और ये अब पूरा हिंदुस्तान और उसकी शिक्षा नीतियां कहती हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाइए। तो उसका एक पटना का अपना वर्जन है और पटना ने इसका सोल्यूशन भी दिया। वो ये है कि यही पढ़िए और यही आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। और इसकी गारंटी विश्वविद्यालय यदि नहीं देता है तो गंदी नाली में तो आपको मिल ही सकता है। तो मैंने अभी मैं गली में जाऊंगी और गली में जाने के पहले मुझे एक आखिरी बार इतिहास का एक पन्ना आपको फिर से दिखलाने दीजिए कि कितनी बड़ी ये शिक्षा में ये एक्सपेरिमेंट था कि जब कहा गया कि बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए अपना यूनिवर्सिटी, अपना हाईकोर्ट होना चाहिए। और ये भी कहा गया कि बिहारी ना तो अंग्रेजी में कंफर्टेबल है, ना बंगाली उसको आती है, ना कलकत्ता विश्वविद्यालय पढ़ने जा सकता है, ना वो कोर्ट में प्लीड कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी पटना यूनिवर्सिटी एक पैरोकियल प्रोजेक्ट नहीं था, एक संकीर्ण मानसिकता का प्रोजेक्ट नहीं था। बहुभाषाई, प्लूरीवर्स ऑफ लैंग्वेजेस, 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, and the unofficial status of Maithili was absolutely immense. I think the scholarship done in a vernacular language at the Patna University is a truly spectacular academic contribution of the university. इसके अलावा संथाली और उरांव का भी प्रयोग था। यद्यपि कि ट्राइबल बच्चे जो झारखंड से पटना तक नहीं आ पाते थे, लेकिन संथाली और उरांव की पढ़ाई की भी बात यहाँ की जाती थी। और यद्यपि कि ये कहा गया कि हमको बंगाली नहीं आती है और पार्टीशन ऑफ बंगाल वगैरह का प्रोजेक्ट था, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी जब बनाया जाता है तो यहाँ एंटी बंगाली सेंटिमेंट नहीं है। बंगाली इंटेलेक्चुअल्स का और बंगाली इंटेलेक्ट का बहुत बड़ा योगदान था पटना विश्वविद्यालय के बनाए जाने में। एक चर्चा मैं आपके पास जरूर करूंगी
एक ऐसे महान वैज्ञानिक का, डॉक्टर फनी भूषण गांगुली, जो पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं, केमिस्ट्री के बहुत बड़े ये वैज्ञानिक थे। लेकिन ये बंगाली बोलते हुए बंगाली नहीं थे, ये बनारस के बंगाली थे, और इनकी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद के म्यूर कॉलेज में हुई, और उसके बाद एक स्कॉलरशिप से ये हम्बोल्ट विश्वविद्यालय जर्मनी गए। तो उस वक्त अच्छा रिसर्च साइंस में यदि करना है तो जर्मनी ही जगह थी जहां आप रिसर्च शोध करते थे। और हम्बोल्ट जाने पर उस वक्त जर्मनी में एंटी सेमाइटिज्म की जो भावना थी वो बहुत प्रबल थी। तो एक दिन देर रात को अपने लैब से निकल के और जहां वो रहते थे वहां जा रहे थे, तो उनको दिखा कि उनके विश्वविद्यालय के ठीक बाहर एक भीड़ जमा थी और खून बिखरा हुआ था। तो खून में कौन लथपथ था? किसी ने छत से ढकेल कर फणिभूषण गांगुली के सुपरवाइजर की हत्या कर दी थी। और वो देखते हैं कि खून से लथपथ शरीर जो है वो वास्तव में उनके सुपरवाइजर का था। तो जो जिस बम को मैं मानती हूँ कि सूचक है पटना यूनिवर्सिटी के ढलान का, वो बम यहाँ भी दिखता है आपको, और तब दिखता है जब एंटी सेमाइटिज्म के घृणा वाली भावनाओं से जूस की हत्या करने को, अगर वो प्रोफेसर है खास करके, तो उसको निकाल के गिराओ। ये वाली दुर्भावना से जर्मनी का जो नॉलेज का जो स्फीयर था वो, आई मीन हु विल गो एंड किल एक लैब में काम करने वाला वैज्ञानिक, उसकी क्या किसी को चिंता होनी चाहिए। तो केवल राज्य सत्ता की लड़ाई नहीं है, हमेशा ज्ञान की लड़ाई होती है। अब प्रोफेसर के पास तो बम है नहीं, तो उसको आप ढकेल के मार दीजिए। वो तो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है या कुछ सोच रहा है या कुछ बोल रहा है या पढ़ाने की चेष्टा कर रहा है, और उसको उसका स्टूडेंट जब वो गिरता है और उसकी हत्या की जाती है और खून होता है, उसका स्टूडेंट उसको बचा नहीं सकता है। तो फणिभूषण गांगुली एक तरह से विवश थे, और उसके बाद वो भी भागते हैं हम्बोल्ट से और किंग्स कॉलेज लंदन में आके पनाह लेते हैं। वहां से आने के बाद वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में काम करते हैं। आप जानते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर आज टॉप यूनिवर्सिटीज में से है इंडिया में, और ग्लोबल रैंकिंग्स में भी आता है वगैरह वगैरह। लेकिन कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर उनसे कहते हैं, फणिभूषण, Patna University is going to come up very well. It has a lot of potential for research in the sciences. And Fani Bhushan Ganguly then comes and becomes the principal of Patna Science College. Now, I don't want to go into his scientific research, but I just want to tell you that his vocation was science. Like Max Weber, science was his vocation. However, his cultural life, जिस बात की चर्चा तेजकर जी कर रहे थे, वो उर्दू सोसाइटी के बहुत बड़े संरक्षक थे, और कवाली के का आयोजन वो करवाया करते थे। उर्दू शायरी, उर्दू में कवाली, इन सब में उनकी विशेष रुचि थी। तो उनका घर खंडित था। उनकी पत्नी कटक रेवेनशॉ कॉलेज में पढ़ी हुई थी, बांग्ला बोलती थी, और रविंद्र संगीत और हिंदुस्तानी संगीत, क्लासिकल म्यूजिक प्रेफर करती थी। लेकिन फणिभूषण गांगुली उर्दू सोसाइटी के पेट्रन थे, और वहां रहते रहते, इवन दो ही वाज अ साइंटिस्ट, पर्दा के बीच से उनके डायलॉग्स हुए। लेडी साहिब, जिनको लेडी इमाम बुलाया जाता है, लेडी साहिब आया करती थी, और दूसरे कमरे से पर्दे के उस तरफ से फणिभूषण गांगुली और लेडी साहिब के बीच बातचीत होती थी, और दोनों ने यह समझा कि विमेन्स एजुकेशन को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। तो ये तो इतिहास, जिसमें कि इतिहासकार, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक सभी एक तरह से सम्मोहित होकर संस्था में आते हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरह का कल्चरल लाइफ इस विश्वविद्यालय में था, और किस तरह के आगे की सोच की चर्चाएं इस विश्वविद्यालय में होती थी। तो दुखद बात यह है कि यह विश्वविद्यालय आज टूट चुका है, और यह विश्वविद्यालय स्पिल ओवर, कुछ टूटता है तो तुरंत उसी दिन टूट के और हवा नहीं हो जाता, आग लग नहीं जाती उसमें। तो ये स्पिल ओवर होता है, और अशोक राजपथ जहां की ये विश्वविद्यालय बना हुआ है, वहां से बगल वाली गली महेंद्रू में मुझे इस विश्वविद्यालय की जो टूटे फूटे अवशेष हैं कुछ दिखते हैं। और मुझे पहली, मेरे जो रिसर्च इंटरलोक्यूटर्स थे वो बताते हैं कि अब वो मगही में बोलते हैं मुझसे, वो कहते हैं सम्राट अशोक के बेटा के नाम हल ही महेंद्रू, एंड दे आर वेरी प्राउड कि हम मनीषा जी जैसे शोधकर्ता को अशोक सम्राट के बेटे के नाम की गली में ले जा रहे हैं। तो उनको, अब देखिए यहाँ क्या होता है, देखिए ये मेस है जहाँ बच्चे खाना खाते हैं, इसको ड्रीम होटल बुलाया जाता है। इसकी अवस्था से आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या खाना मिलता है।
अब अशोक राजपथ के बगल में वो लिखते हैं यहाँ महेंद्रू ड्रीम होटल में, आप देखिए खाना कम प्रचार ज्यादा, पेप्सी कोला का प्रचार हो रहा है या कोक का प्रचार हो रहा है। और एक बहुत महान दार्शनिक जो कि फिल्म अभिनेता हैं ऋतिक रोशन जी, दर्शन कहाँ दिखाया जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो उनके बाइसेप्स को दिखाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। तो जहां ज्ञान की परंपरा खंडन मंडन, इस होटल का नाम हेतुकर झा के भी नाम से नहीं है, इस होटल का नाम जयप्रकाश नारायण के भी नाम से नहीं है, इस होटल का नाम रामवृक्ष बेनीपुरी नहीं है, इस होटल का नाम रामधारी सिंह दिनकर नहीं है, इस होटल का नाम यशवंत सिन्हा नहीं है, इस होटल का नाम वीना मजुमदार नहीं है, इस होटल का नाम मीनाक्षी मुखर्जी नहीं है, लेकिन ऋतिक रोशन, थम्स अप, पेप्सी कोला, कोका कोला, 3 तरह की कोल्ड ड्रिंक का यहाँ प्रचार है। और उसके बगल में आप देखिए बड़ा सा जनरेटर सेट लगा हुआ है कि बिजली बिजली कट जाए तो डीजी सेट भी चला के, और 50 रुपए की थाली में इतनी छोटी जगह में फुल ऑन बिजनेस यहाँ चलता है। यही मुझे मिलते हैं गिरी साहब। गिरी साहब का मैं इंटरव्यू लेती हूँ, अनंत गिरी। वो कहते हैं कि हमारे पास मैडम टाइम नहीं है, आप क्या करती हैं? तो अनादि फाउंडेशन के पास तो मेरे लिए टाइम हुआ तो मेरा सौभाग्य है, आप क्या मुझे धन्यवाद दीजिएगा। गिरी ने मुझे नाप दिया था उस आधे घंटे में। उसने बताया आप क्यों यहाँ आई हैं, आप क्या रिसर्च करना चाहती हैं। और जितनी देर वो मुझसे बात करता रहा, मुझसे गूगल किया और उसने पूछा मुझसे कि आपकी जीएस में कोई किताब लगती है क्या, आप किस तरह की एकेडमिक है कि आपका कोई किताब किसी सब्जेक्ट के कोर्स में नहीं है। किसी तरह से उससे मैंने बातचीत की और उसने बताया कि आपका कोई किताब किसी एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में नहीं चलता है। फिर उसने बताया कि उसके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं गुजरात में। अडानी क्या काम करते हैं? मैं बड़ी खुश, उसने बोला अडानी सुन के आप बहुत इंप्रेस हैं, मेरे पिताजी सिक्योरिटी गार्ड हैं। और उसकी माँ जो थी वो पंचायत की सेक्रेटरी थी। उसकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री बिहार यूनिवर्सिटी में थी। उसने मैथमेटिक्स में डिग्री ले ली थी। अब नंबर कम था और नंबर ठीक कराने के लिए मुजफ्फरपुर जाना, हाजीपुर के बगल के गांव में वो रहता था। उसने कहा कि एक ट्रिप जाने का खर्चा 300-400 रुपये था, उसके ऊपर से रहना खाना। तो उसने वो त्याग दिया कि वो नंबर ठीक कराए और रिजल्ट ठीक कराए। और पिछले 7 साल से वो इसी गली में रहता है। और उसकी आप लाइन सुनिए, कुछ तो निकाल लेंगे हम। 17.5 घंटा का मेरा रूटीन है पढ़ने का। तो 24 घंटा में से गिरी मुझे बताता है कि अब गिरी जी नीली टी शर्ट में है और वो कहते हैं कि मैं कुछ तो निकाल लूंगा। और अपनी बड़ाई करने में और अपनी जेन्युइननेस बताने में वो कहता है कि मैंने एयरफोर्स का जीडी तक क्रैक कर लिया है, मतलब मैं रिटन टेस्ट पास हो गया हूँ। और वास्तव में ग्रुप डिस्कशन जब हुआ उसमें मैं फेल किया हूँ। तो गिरी की एक प्रेस्टीज है कि भाई ये पढ़ने लिखने वाले बहुत बड़े होनहार हैं और इन्होंने भर्ती एग्जाम का, और बच्चे को देखिए ये हाथ में रोटी जो फालतू थी थाली की वो लिए चला जा रहा है। तो गिरी में और इस बच्चे में जो रोटी ले जा रहा है कोई फासला खास नहीं है। और गली में अब आप देखिए गली में कल्चरल लाइफ क्या है। महान सम्राट अशोक जयंती समारोह। और इस समय तक सम्राट चौधरी जी जो है वो बने नहीं थे भाजपा के अध्यक्ष, लेकिन सम्राट चौधरी जी जो है इस गली के फेस्टिवल्स में बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार थे। और भी बड़े बड़े नेताओं का इस गली में आप देख सकते हैं। और इस तरह के पोस्टर्स अब आपको यूनिवर्सिटी में नहीं दिखेंगे। तो यूनिवर्सिटी में प्रत्यक्ष रूप में पॉलिटिक्स नहीं दिखता है, गली में पॉलिटिक्स प्रत्यक्ष है। लेकिन गली जो है उसमें भी उसी इतिहास की बात की जाती है जो इतिहास की विश्वविद्यालय को पिरोता है। जिस महान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक राजपथ बना और विश्वविद्यालय स्थित है, गली कहता है हम उसी सम्राट अशोक की भूमि है, उसी की धरती है और उसके इतिहास को हम कोड़ निकालेंगे। और महान सम्राट अशोक की जो लीनियज है उसको कुशवाहा जातियां जो कहती हैं कि वो ओबीसी थे लेकिन कुशवाहा थे। और कुशवाहा जो है वो डोमिनेट करता है गली कल्चर को। लेकिन गली के दूसरे सिरे पे कुर्मी जाति जो है उसकी राजनीति प्रखर है। और कुशवाहा कुर्मी की राजनीति जो है उसकी प्रतिस्पर्धा के बीच गली के कोचिंग सेंटर्स जो है वो चलते हैं। तो गली में एक नया जनरेशन है जो पढ़ता है यहाँ। और गली में ना प्रोफेसर हैं ना गुरु हैं, वो ना तो मॉडर्न है ना प्राचीन है, गली में सर हैं। और गली में तरह तरह के सर हैं, गली के अपने सम्राट हैं। अब देखिए गोस्वामी मैथमेटिक्स,
जीत की जिद करो। इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट को खुद सुबह सुबह उठ के कहना है कि मैं जीत की जिद करता हूं, मैं जीत की जिद करता हूं। हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग को बताया जाता है कि सुबह सुबह सरस्वती जी घूमती हैं, वो एवं अस्तु कहती हैं, जो पढ़ता हुआ मिलेगा वो उसको। तो कहीं सरस्वती अब ये कहते हैं कि तुम सुबह उठ के जीत की जिद करने दो। अब ये कहते हैं कि ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। मतलब एंटरप्राइज कल्चर, यू मेक द सेल्फ एफर्ट टू स्टडी योर सेल्फ। Now, the Gully therefore confirms that education is a teacherless activity. The student has to make a self effort to study. You study for what? You don't study for research. Manisha Priyam is so useless. You study for SSC, railway, bank, CDS, CAT, everything else is etc. Now, I'm going to conclude quickly. The other sirs are Rajan sir, Gudnu sir. Now, where in the university I had found खत्म बच्चे, I am told, गली में पढ़ने लिखने वाले बच्चे आते हैं, मेहनत करने वाले बच्चे आते हैं। तो यूनिवर्सिटी में और गली में अब आप देखिए बच्चों का चित्रण जो है कैसे होता है। राजन सर मुझे ये भी बताते हैं, राजन सर मगध मेला कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर हैं। कहते हैं मैं पूछी कि आप वहां भी पढ़ाते यहाँ भी पढ़ाते? यहाँ मैं फ्री होके पढ़ाता हूँ, वहां मुझ पर बाउंड्री है। बाउंड्री, अब क्या बाउंड्री है? वहां एक क्लास 85 मिनट का, यहाँ मैं 16-17 घंटे पढ़ाता हूँ। तो वो किसी प्रोफेसर को मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सुना कि वो अपनी ऐसे तारीफ करेगा। लेकिन यहाँ हर सर अपना प्रमोशन करते हैं कि मैं 16 घंटा पढ़ाता हूँ, मैं 17 घंटा पढ़ाता हूँ। एक सर है गुरु रहमान सर, रात में मैं उनको मिलने गई, मैंने बोला सर अब तो क्लास खत्म हुआ, अब आपसे इंटरव्यू। अरे मनीषा जी, दरोगा की भर्ती है 17 दिसंबर को, अभी तो 15 दिसंबर तक मैं 10 बजे अभी शुरू करूंगा, 6 बजे मेरा क्लास खत्म होगा। चाय वाले से भी रात भर चाय की सर्विस चलती है। और सर का कहना है कि बच्चा जब परेशान रहेगा दरोगा भर्ती के लिए तो उसका सर सो सकता है, मैं सोऊंगा नहीं मैडम, मैं रात भर क्लास लूंगा। राजन सर मुझसे ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ जेंडर इक्वालिटी है। तो मैंने सोचा कि अच्छा इसका मतलब लड़कियां बहुत पढ़ने आती है या कुछ। नहीं नहीं, या इतना ज्यादा पढ़ती है लड़कियां कि हम लड़कियों के पढ़ने से परेशान हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो अंत में उन्होंने बताया कि जब मैं पीटना शुरू करता हूं ना दाहिने से, तो मैं देखता नहीं हूं कि बाएं लड़की है कि लड़का, और एक जोरा है, मैं सबको पीट पाट के बराबर करता हूं। तो उनके जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि वो एक तरह से जब उठाते हैं तो एक सिरे से वो सबकी पिटाई करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने कभी देखा ही नहीं कि विश्वविद्यालय में कहीं बच्चों की पढ़ाई पिटाई के साथ। अब देखिए एडवर्टाइजिंग, ये सम्राट अशोक सर का रथ है। इस रथ पे देर रात लाल लाइट और डिस्को म्यूजिक के साथ सर की जो बड़ाई जो है ये वैन टेम्पो वाला करता है। और सम्राट साहब की बड़ाई जो ऐसे होती है कि सम्राट मैथमेटिक्स, और इन्होंने लिखा है क्या इस चीज के लेखक है, इनकी किताब का नाम है संपूर्ण गणित। तो अब आप संपूर्ण गणित से समझ लीजिए कि ये पूरा गणित ये पढ़ा सकते हैं। और ये सारा कुछ कहाँ ट्रांजैक्ट हो रहा है? ये सारा कुछ ट्रांजैक्ट हो रहा है एक इलाके में जहां की वेजिटेबल ट्रेडिंग होती थी कभी, और ये सब कुछ कोल्ड स्टोरेज था। इसका मतलब अब ये भी दिखता है कि कृषि का संकट अब इतना ज्यादा है कि कोल्ड स्टोरेज में अब सब्जी का व्यापार नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये भी है कि यूथ इतने ज्यादा हैं कि सब कुछ हटा करके अब कोल्ड स्टोरेज में भी बच्चा ठूस ठूस के, और यदि विश्वविद्यालय नहीं दुरुस्त हैं तो कोल्ड स्टोरेज में भी आलू और परवल और सब्जी के बदले बच्चा ठूस के और कोल्ड स्टोरेज से हम बच्चा ट्रेन करके और निकालेंगे। लेकिन इस पूरे गली का एक बेताज बादशाह है, उसका नाम खान सर है। खान सर का रिसर्च ऐसे होता है जहां जीएस का रिसर्च सेंटर है उनका, और इसको भी खान सर की लाइब्रेरी बुलाया जाता है। और कहा जाता है कि इस सीढ़ी का प्रयोग केवल उतरने के लिए कीजिए, चढ़ने के लिए नहीं। सीढ़ी और पायदान हमेशा चढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये खान सर का रिसर्च सेंटर है। लाइब्रेरी का मतलब आप देखिए, ये एक दूसरा लाइब्रेरी है गोल्ड सेंटर। लाइब्रेरी का मतलब है बच्चे यहाँ 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, जो इच्छा हो उतना पैसा देके, और एक शिफ्ट, 2 शिफ्ट, और यहाँ आके वो प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत पढ़ रहे हैं छोटे छोटे क्यूबिकल्स में। लाइब्रेरी में सुविधा क्या है? मैं पूछती हूँ बच्चे कहते हैं बहुत सुविधा इसलिए पढ़ते हैं। क्या सुविधा है? एसी लगा है और पीने का साफ पानी मिलता है, इसलिए बच्चे यहाँ आके और पढ़ाई करते हैं।
और कहते हैं पढ़ाई का माहौल है यहाँ। अब ये दूसरा सिरा है, इसको सरदार पटेल छात्रावास बुलाया जाता है और यहाँ सरदार पटेल इस गली में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो भारत की एकता का प्रदर्शक है, लेकिन इस गली में सरदार पटेल जो है वो एक कुर्मी नेता का रूप धारण करते हैं और इस छात्रावास में केवल कुर्मी स्टूडेंट्स हैं और पास स्टूडेंट्स रेकमेंड करते हैं तब नया स्टूडेंट यहाँ आ सकता है। और इस छात्रावास से एक आईएएस अफसर भी निकले हैं और उन अलुमनाई का नाम लेकर के ये छात्रावास जो है वो अपनी प्रेस्टीज का ऐलान करता है। अंत में मैं ये बताऊंगी कि एक तरह से गली का जीवन, छात्रावास का जीवन और यूनिवर्सिटी का जीवन, उसकी एक सांस्कृतिक एकता होती है और वो समय जबकि ये सांस्कृतिक एकता होती है, वो वसंत का समय है, वो वसंत की पंचमी है और सरस्वती पूजा कैंपस पे भी की जाती है, गली में भी की जाती है और एक तरह से सॉवरेन राजा और प्रजा के साथ उसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो फेल करता है और एक डीटी जो है वो एक सामाजिक जातिगत कॉम्पैक्ट के साथ उभरती है और वो गॉडेस जो कि नॉन यूटिलिटेरियन थी, जिसके पास केवल आप पूजा अर्चना दर्शन के लिए जाते थे और जिसके हाथ में वीणा थी और वीणा के स्वर से वो ज्ञान के उपजने का या ज्ञान की शुरुआत की श्रृंखला बांधती थी और पिरोती थी रागमयी स्वरों में। वो स्वरती सरस्वती आज ह्यूमन कैपिटल यानी कि शिक्षा से गरीबों से कैसे पूंजी वसूली जा सकती है, उस वसूली का द्योतक मात्र बन जाती हैं। और एक तरह से जो रिस्क है, देखिए ये सर बन के गली में शिक्षा का अपना व्यापार चलाना, इसका एक रिस्क भी है। और जो बम बाल्टी में लेके वास्तव में फ्रीडम है कैंपस में, बच्चे भी कैंपस में लेके घूमते हैं, उस बमबारी से छोटा मोटा जो सब्जी का व्यापारी है वो तो शायद सब्जी की टोकरी सर पर रख के बच जाएगा, लेकिन किसी कोचिंग सेंटर के सर पे यदि गोली नल्ली रख दी गई तो वो नहीं बचेगा। तो एक तरह से वॉयलेंस जो है वो यहाँ आपको दिखता नहीं है, लेकिन वॉयलेंस इम्प्लिसिट है और माता सरस्वती जो हैं उनके पूजन और अर्चना के नाम पे आप देखते हैं कि एक इक्विलिब्रियम राज्य समाज विश्वविद्यालय और गली के बीच अंतर संबंधों का एक टूटा हुआ इक्विलिब्रियम बनाया जाता है और सरस्वती के वीणा की स्वरों के बदले इस तरह की विसंगत सोशल इक्विलिब्रियम पर अब शिक्षा का व्यापार, शिक्षा का कारोबार एक गली नुमा अवतार लेकर के और अपनी अंतिम सांस लेता है। तो इसके साथ मैं मुझे जो प्रस्तुत करना था वो मैं खत्म करती हूँ और आप चर्चा कैसे बढ़ाना चाहते हैं आगे आप कीजिए उसको। We can't hear you. You're muted. आप muted हैं. We can't hear you at all. धन्यवाद, धन्यवाद मनीषा जी, अपनी बेहतरीन हिंदी में और अपने इतने सुंदर पॉइंट्स रखे। मुझे लगता है कि ये आपकी प्रस्तुति मैं कई बार सुनूंगा। मेरे लिए ये काफी इंसाइटफुल था और आपने जिस तरह से विश्वविद्यालय से गली में जो रूपांतरण हो रहा है उसके बारे में आपने चर्चा की और आपकी ये पंक्ति की राज्य कभी ज्ञान और समाज का सृजन नहीं कर सकता है, उसका सृजन हमेशा नागरिक ही करेंगे। ये मेरे लिए एक बहुत ही कह सकते हैं कि मार्गदर्शक सिद्धांत, मार्गदर्शक पंक्ति बनेगी। आपने जो दिखाया जीतने की जिद करो, आपने शायद उसके एक लाइन और जोड़ सकती थी कि की का जो हर्षी की मात्रा है और जिद भी नहीं है, जिद है। वो जिद ये स्थिति हो चुकी है कि वो जिद भी नहीं लिख सकते हैं, जिद लिखा है। जिद सचमुच। के बदले हाँ, गिद्ध के बदले जिद। बिल्कुल। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रस्तुति रही और मैं सचमुच कहूँ, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं एक सेमिनार में इतना विराट दृष्टि एक पा पाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने दोस्तों को आमंत्रित करता हूँ चर्चा के लिए। यदि कोई सवाल रखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें। बाद में यदि होगा तो मैं भी कुछ सवाल रखूंगा। सवाल तो सर
क्या माने पूछा जाए, इसमें इतना अच्छा लेक्चर रहा। वीडियो ऑन कर लीजिए, जो पूछते हैं वो अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। अच्छा। हाँ हाँ तेजकर जी नमस्कार। जी नमस्कार। अभी आ, शुरू है, आपको कमेंट करना है, सवाल का मैं जवाब देने वाली हूं नहीं। नहीं नहीं, सवाल तो मैं करना ही नहीं चाहूंगा इस पर, क्योंकि इतनी अच्छी प्रस्तुति रही। इसमें दो चीज मैं खास करके दो तीन चीज आ, अपने तरफ से कहना चाह रहा था। एक तो ये कोचिंग और यूनिवर्सिटी क्लासेस, इसमें टीचर्स कैसे आए और कैसे ये पनपा, इसको मैंने देखा है कदम दर कदम। पटना यूनिवर्सिटी, साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज और बीएन कॉलेज के अच्छे शिक्षकों को कैसे इसमें खींचा गया और कैसे ये दुनिया पनपी है, और उसके बाद फिर बाहरी तो आ ही जाते हैं। एक तो ये सिचुएशन बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये 90s का एक 80s का अंतिम हाँ चरण, जाइए। ये 80s का अंतिम चरण और 90s की पूरी दशक। एक किताब की यहाँ एक प्रकाशक होते हैं भारती भवन, और भारती भवन का एक समय में टेक्स्ट बुक के दुनिया में राज हुआ करता था। और ये टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक लिखवाने के लिए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को अप्रोच करते थे, और लोग हरदम डिनाई कर देते थे। पटना यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने कभी टेक्स्ट बुक लिखना बहुत अच्छा काम नहीं माना कि यूनिवर्सिटी का जो प्रोस्पेक्टस है, सिलेबस है, उसके हिसाब से हम टेक्स्ट बुक लिखें। तो फिर टेक्स्ट बुक लिखवाना शुरू हुआ। उसके साथ शुरू हुई छोटी मोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, एक राम मोहन राय में चलती थी, एक और कहीं चलती थी, दो इंस्टीट्यूट्स चलते थे उस समय, और दोनों इंस्टीट्यूट में बाहर के शिक्षक थे, पटना यूनिवर्सिटी के शिक्षक नहीं थे। 90s एक ऐसा दौर आया जिसने दिन के बाद कहा कि हम बहुत खुश हैं, इतना पैसा मिलता है वहां। और जब वो गए तो उनके नाम से बच्चे फिर वहां जाने लगे, और ये एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ। ये एक बड़ी परिस्थिति को जन्म देती है, जो कि 90 के बाद जैसे जैसे पुराने शिक्षक खत्म होते चले गए, यूनिवर्सिटी में नया रिक्रूटमेंट हुआ नहीं, और जो नए आदमी बाद में आए उन लोगों का नाम अभी मार्केट में आया नहीं था, तो ये चल निकली। और ये फिर कैसे यूनिवर्सिटी टूटती है, कोचिंग अपने आप को स्थापित कर देती है, शिक्षा का स्तर सिर्फ, शिक्षा का उपयोग सिर्फ कंपटीशन के लिए कैसे हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात रही है, जो कि आपके रिसर्च में ये आएगी और ये आनी चाहिए, क्योंकि कंटेम्पररी हिस्ट्री बहुत कम लोग लिख रहे हैं या अटेम्प्ट कर रहे हैं लिखने के लिए। कंटेम्पररी में जाना बड़ा एक मुश्किल काम भी है, क्योंकि कुछ बायस भी आ जाती है, और कुछ क्या होता है कि आपके ऊपर में बातें थोपी जाएंगी कि इनकी मंशा ये थी करने की। तो यहां से भी लोग थोड़े हट जाते हैं या जाना नहीं चाहते। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, जिसपे जाना चाहिए। मेरी अभी जो किताब आई है उसमें मैंने पूरे के पूरे उन समय को देखा है, उसमें लिखा है, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर लिखा है कि बिहार, मॉडर्न बिहार में क्या क्या घटित हुई थी, पर्दे के पीछे क्या चल रही थी। तो पर्दे के पीछे की जो राजनीति है वो अगर सामने आ जाए, चाहे वो किसी भी विषय की हो, यूनिवर्सिटी की हो, इकोनॉमी की हो, किसी की भी हो, पूरा इम्पैक्ट सोसाइटी पे होता है। तो ये एक बहुत अच्छा आपने उठाया है प्रश्न, और इसके काफी सारे बातें हैं। आप ले आएंगी तो हम लोग तो जरूर बहुत खुश होंगे, और लोगों को भी इससे एजुकेशन पॉलिसी बनाने वालों को कुछ तो समझ आएगी। कहीं अगर एक दो लोग भी समझें आपकी बातों को सुन करके, पढ़ करके, तो कुछ तो बदलाव आए। नहीं, आपके सहयोग से मैं सोच पाती हूँ, सोचने की श्रृंखला जो है वो
अकेले नहीं उसका वो हो सकता सृजन, इस तरह का जी मंच होना कि हम लोग आज एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। या जी आपके यहाँ जब मैं आई दिशा भी साथ थी। अब जी दिशा एक मूक श्रोता जरूर थी, लेकिन आपके यहाँ बात के दरमियान देखिए कैसे पता लगा कि रामकृष्ण मुखर्जी जो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर थे। जी Now the prominent thing, a lot of people have told me, oh, Bengalis used to dominate, so we got this. What is history telling us? History is telling us, well, there was a politics where the Bihari felt there was a domination of Bengali, but the Bengali intellectual played a very important role. और फनी भूषण गांगुली के फैमिली में जो इंटरव्यूज हैं उन्होंने बताया जी कि द बंगाली इंटेलेक्चुअल हु कम्स टू बिहार जी is actually very rooted in a Republican tradition. And one यस of the things she said was कि ये कोई रॉयल्टी नहीं थे हम लोग, वी वर प्रोफेशनल्स, यू नो। यस या और जो अभी जो मेरी मंशा भी नहीं थी जेंडर एंड एजुकेशन पर काम करने की, और मगध महिला कॉलेज को कभी भी मैंने बहुत, ये देखिए ये मेरा अपना रिसर्चर बायस है, आई जी ऑलवेज गो पटना वुमेन्स कॉलेज इज अ वेरी गुड कॉलेज and Magad Mahila College is not such a good college. It turns out that in those discussions that were happening between Lady Imam and Fani Bhushan Ganguly, I'm sure there were other जी people also. जी They were वर्ल्ड वॉर के बाद सप्लाईज आई थी बिहार में, हम्म वो सप्लाईज क्रिश्चियन मिशनरीज लैप अप कर रही थी सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट एंड पटना विमेंस कॉलेज। एंड लेडी साहिब इन पर्दा, मतलब हम्म पर्दा, गाड़ी में भी पर्दा, she is in parda, she sits in another room with the wife of Professor Ganguly, Fani Bhushan Ganguly, पर्दे से दूसरे रूम से उनसे बात करते हैं, जैसे कि इस सप्लाईज में से कुछ लेके हमको एक और कॉलेज खोलना चाहिए। एंड जी दैट्स द ओरिजिन ऑफ Magad Mahila College. Magad Mahila College was not on my research plan, but little did I know that Magad Mahila College represented the finest nationalist feelings and the joining together of the intellect of the Bengali and the Muslim intellectual in जी Patna. So to read it just as इसने donate किया, you know, there was an intellectual urge to do this. So यस my research quest will be to understand, for example, of what was the intellectual quest of Maharaj Darbhanga when he roots so much into Patna University, right? या या That's reclaiming history. That's जी reclaiming history. Jadunath Sarkar, he has a big discussion with Rabindranath Tagore. And he tells Rabindranath Tagore that Rabindranath Tagore's ideas about a university are never going to build a university. That's what Jadunath Sarkar thinks about. Jadunath Sarkar opposes the proposal for formation of Patna University, and yet he is moved to Patna University to teach history there. And या that's the beginning of a big tradition of history. See, your father, of course, in sociology, Indian Sociological Association conferences have been held in Patna. What happens that you don't have any of those things happening there any longer? UN teachers seminar was held in Darbhanga, 1956. Wow. All India Hindi teachers seminar is held there. When my father started the distinguished lecture series at Darbhanga, we had a discussion on it, and he said, let the students and general gentry come over here and listen to the distinguished professors and speakers from outside. Then they can realize something, they can know something, they can at least look up and say, we want this. आप आकाश ही नहीं दिखाएंगे तो जाएगा कहां, उड़ेगा कितना? जी जगह तो दीजिए उसको। अनादि फाउंडेशन ने ये काम शुरू किया है कि एक ऐसे ऑब्सक्योर जगह में जिसका नाम कोई नहीं जानता है बाहर, वहां पे अगर हम देश के 10 इंटेलेक्चुअल्स को ला करके एक लेक्चर करवा रहे हैं, 25 ही आदमी सुने, 50 ही सुने, 100 ही सुने, वो 100 उस बात को लेकर के घर जाएगा, उससे 1000 आदमी जानेंगे, कहीं तो बात आगे निकलेगी। जो ठप पड़ गई है स्टेशन के आउटर पे, जिस तरह से पटना जंक्शन पे गाड़ियां रुक जाती हैं, उस तरह से जहां एजुकेशन रुक गई है, वो बात कहीं तो आगे जाए। Absolutely, yeah, correct. और कोई टिप्पणी हो, और कोई मित्र कोई टिप्पणी करना चाहे तो Can I go ahead? प्लीज।
हेलो, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं नीपा की ही छात्र हूँ। और ये आज प्रेजेंटेशन देख के साफ पता चलता है व्हाट अ ट्रू रिसर्चर प्रोफेसर प्रियम इज। एंड इतनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन। आई होप थोड़ा बहुत इतना हमें भी मिल जाए, इतना तरीका बोलने का। आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट। माई ओनली क्वेश्चन टू प्रोफेसर प्रियम इज दैट जब वहाँ के छात्र और छात्राएं बोल रही हैं कि मैम ने एक इंसिडेंट बताया कि जब वो बच्चे बोल रहे हैं कि ये पावर की बात नहीं है, ये डोमिनेंस की बात है, ये कास्ट नहीं है, ये डोमिनेंस है। तो मैं बस उसके पीछे का नजरिया, मेरे को थोड़ा क्लैरिटी नहीं हुआ वहां पे, वो डोमिनेंस और कास्ट को कैसे अलग अलग कर रहे हैं। प्रोफेसर प्रियम। So this is a distinction by the students because they are, I mean, they say that, oh, this fight was when somebody was sitting in the first row or about girls. तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैंपस पे कौन राजा रहेगा, एंड इट्स अ फाइट अबाउट establishing a group as dominant on a physical site, ताकि उस फिजिकल साइट पे बाकी उनसे डर के रहें। और इस लड़ाई में कभी दो अगड़ी जातियां जो एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ जाती हैं, भूमिहार राजपूतों से भी लड़ जाते हैं, भूमिहार और राजपूत कंबाइन करके यादव से भी लड़ते थे। और अब जब नॉन यादव डोमिनेंट पॉलिटिक्स चली ओबीसीज की, तो अब उसी जमीन पे कुशवाहा जो है, एक नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट था 2019 में, ही वाज माय रिसर्च इंटरलोक्यूटर। This was the first time we were sitting at the Batheja Mandap on the banks of the Ganges, and he says, ये आप कुछ भी इनसे बात कर लीजिए, वास्तव में ये जमीन तो हमारी है। उस स्टूडेंट ने मुझसे कहा। मैं जब उस कॉलेज के टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात करने गई, तो मुझे जो लेके गया उन तक उसने बताया, बात कीजिए ना, वो तो कुर्मी है। और तब वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे कुर्मी थे। तो मुझे दिखा कि ये मल्टीपल कास्ट के बीच में जो एक इक्विलिब्रियम तो नहीं था, लेकिन एक संघर्ष था और किसी तरह की एक वर्किंग इक्विलिब्रियम थी जिससे रोजमर्रा का काम कॉलेज का चलता था। उसको वो डोमिनेंस बुलाते थे कि एक कोई कुर्मी है, कोई और कहता है ये तो हमारी जमीन है, दो अगड़े आपस में भी लड़ लेते हैं, दो मिलके किसी ओबीसी से भी लड़ लेते हैं। वहाँ वास्तव में राजा जो है वो एक और कास्ट बन रही है। अब वहाँ के प्रिंसिपल जो थे, जो बाद में वाइस चांसलर बने, वो राजपूत जाति के थे। तो अब वो समझाते थे पूरे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को कि देखिए वास्तव में राजपूत जाति का कुर्मी जाति के साथ बड़ा अच्छा संबंध है। और तब ये जेडीयू और बीजेपी की अलायंस पॉलिटिक्स थी। रामनाथ कोविंद जी जब हमारे प्रेसिडेंट बने, उस वक्त वहाँ वो चांसलर थे, और उनको एक इच्छा थी कि एक यूनिवर्सिटी में हम नॉलेज प्रोजेक्ट को फिर से, और जो प्रिंसिपल थे पटना कॉलेज के, रास बिहारी सिंह जी, पटना कॉलेज के प्रोडक्ट थे, ज्योग्राफी की पढ़ाई और इन सब चीज़ों से उनको बहुत लगाव था। अपने डिपार्टमेंट के जर्नल्स को भी याद करते थे। तो मुझे मोटा मोटी जो समझ में आया कि डोमिनेंस के ठीक पीछे जातिगत संघर्ष जो था वो उसका प्रत्यक्ष रूप था, और वर्ग संघर्ष जो था वो जब आप विश्वविद्यालय और गली को जोड़ते हैं तब उसका स्वरूप आपको दिखता है। और इस डोमिनेंस में जिस बात को कि कभी स्वीकारा नहीं गया, लेकिन एक रिसर्चर का काम जो है वो, आप जो सुनते हैं केवल उस पे उसको जोड़ के लिखना नहीं है, आप उस पर रिफ्लेक्ट भी करते हैं। और जितना डिनाई किया गया कि ये कम्युनल नहीं है, उतना ही मैंने डिस्कवर किया कि इसमें एवरीडे कम्युनलिज्म थी। और वो दिखता है तब जब कि आप मिंटो और जैक्सन इकट्ठा होकर इकबाल से लड़ाई करते हैं, और जिसकी की अंतिम परिणति जो विसर्जन के दिन दिखती थी। और रिसर्च करना इतना मुश्किल है कि 2019 में मैंने रिसर्च किया, फिर चुनाव हुए, 2019 के दिसंबर में छात्र चुनाव हो रहे थे, 20 में जब तक जाने वाली तब कोविड हुआ, अभी जब गई तो दोनों तीनों छात्रावास को खाली करा के और लॉक कर दिया गया है। तो पुरानी मेमोरीज को कुरेदना मुश्किल है वहां पे। तो कुछ रिसर्च क्वेश्चंस जो जनरेट हुए 2019 में,
उनके आधार पे जब मैंने फर्दर प्रोब किया है तो पता चला है कि इकबाल एक कम्युनिटी ओरिएंटेड हॉस्टल था ही नहीं, ये कभी भी ओनली फॉर मुस्लिम्स हॉस्टल नहीं था, और एक पीस भी कागज का नहीं है जो ये आपको बतलाए कि कब ऑर्डर हुआ कि ओनली फॉर मुस्लिम हॉस्टल्स बनेगा। ये किसी को याद नहीं। एंड आई हैव इंटरव्यूज विद स्टूडेंट्स हु आर इन देयर 80s and who tell me that they were residents of Iqbal University, Iqbal Hostel। तो ये कब बन गया ओनली फॉर मुस्लिम हॉस्टल, और कब इसको एक कैंपस में आप एक धर्म का दायरा बना देती हैं, और कब्जा की राजनीति से जात का भी दायरा बन जाता है। तो विद इन कैंपस सेग्रीगेशन है, and whereas university campuses around the world promise a life of universalism and equality, the Patna University presents a unique picture of in-campus, in-situ segregation, right? And that's something that's very important. So what is being labeled as dominance is a tentative understanding of the students to escape being the targets of violence and to escape the vocabulary of caste, whereas it has an implicit and explicit layer of caste, it has an implicit and explicit layer of religion, but also a tool of state politics projected onto the daily life of the college campus. और भी चीजें हैं, थाने से उनकी रोज लड़ाई होती है, थानेदार आता है, मैंने पूछा आपने क्या सीज किया, पुलिस में मेरे बड़े इंटरव्यूज हैं, तो उन्होंने बताया कि हम इनके क्रिकेट बैट, बैडमिंटन रैकेट वगैरह सब उठा ले आए। अब उस समय तो किसी ने नहीं बताया, मैं 2 साल बाद मैंने थाने से पूछा कि आप क्रिकेट बैट क्यों उठा ले आते हैं, बता रहे आप नहीं जानती हैं, वो लड़ाई जब होती है तो क्रिकेट बैट से एक दूसरे को पीटते हैं। तो ये थानेदार का वर्जन था। जब बच्चों से मैंने पूछा तो बच्चों ने बताया कि वो सीज करके ले जाते हैं, हफ्ते भर बाद हम वापस जाते हैं कि 1 हफ्ता आपने खेल लिया ना, अब खेलने के हमारे सामान हमको वापस दे दीजिए। तो अब बच्चों का वर्जन है ये। तो अब इसको कौन सा डोमिनेंस की लड़ाई आप कहिएगा? मैं एक सवाल रखना चाहता था आपके सामने। आपने शायद मैसूर यूनिवर्सिटी की भी कॉम्पैरेटिव स्टडी की बात की थी, तो क्या वहां भी आपको इस तरह का कोई डिक्लाइन मिला है, और दोनों में रिलेटिव फर्क क्या है वहां का और पटना यूनिवर्सिटी? यदि बहुत संक्षेप में 2 लाइन में कहा जाए तो मैसूर यूनिवर्सिटी में डिक्लाइन आपने क्या पाया? ऐसा ही है वहां भी, बहुत बुरा डिक्लाइन है वहां भी, लेकिन वहां 2 चीजें हैं। एक तो दलित पॉलिटिक्स का बोलबाला होने के चलते दलित पॉलिटिक्स कैंपस में आबाद है, और जो बच्चे हैं वहां, और ये एक अक्यूट डिफरेंस है बिटवीन पटना एंड मैसूर। जो बच्चे हॉस्टल्स में रह रहे हैं उनको स्टेट के तरह तरह के सोशल जस्टिस के प्रोग्राम्स के जरिए से स्टेट प्रोटेक्टेड फूड दिया जाता है। तो हॉस्टल्स में अगर आप इस कैटेगरी में है, विच इज 95% ऑफ द पॉपुलेशन, मील्स आर इंश्योर्ड बाय द स्टेट। तो एक तरह से चल रहा है कुछ, वो दिखता है। दूसरा, दलित थिंकिंग, दलित राइटिंग, इसका एक बोलबाला है। पटना यूनिवर्सिटी में अभी वो यूनिवर्सिटी से बाहर है और एकेडमिक इसमें है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि जो डोमिनेंट कास्ट हैं जो गली में लड़ाई कर रही हैं पटना में, उन डोमिनेंट कास्ट का भी बोलबाला मैसूर में है, और वो गौड़ा पॉलिटिक्स उस इलाके में जो है वो डोमिनेंट है। आपने सुना है वहाँ के बहुत प्रमुख गौड़ा नेता हैं। तो यूनिवर्सिटी के रूइन के भी कारण हैं, बहुत कुछ लूटा पाटा उन्होंने, अपॉइंटमेंट्स लूटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज लूटी, लेकिन उनका डोमिनेंस बरकरार हो गया। तो यूनिवर्सिटी को तोड़ने में उनकी उतनी रुचि नहीं रही जितना कि यूनिवर्सिटी को डोमिनेट करके और उसको अपना प्रोजेक्ट बनाने में। लेकिन ये बात तो यूनिवर्सिटी और समाज के अंतर संबंधों की बात है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिनकर जैसे ही वहां भी राष्ट्र कवि हुए, केवी पुटप्पा, और कुवेम्पू के नाम से उनको बुलाया जाता है। गौड़ा जाति के थे लेकिन महाकवि थे, और दिनकर जैसे ही राष्ट्र कवि थे। लेकिन केवी पुटप्पा, कुवेम्पू के बाद भी महाराजाज कॉलेज मैसूर से 4 ज्ञानपीठ अवार्डीज हुए। And that's where I think Patna University is really lacking. The last Gyanpith awardee, principal of Maharaja's College, then goes on to teach at the University of Mysore, is somebody called U.R. Anantmurthy. तो दर्शन का विकास यदि पटना यूनिवर्सिटी दरभंगा में होता मेरे हिसाब से as a experiment, then I don't think the decline would have been as great, because a literary and cultural sphere would have protected Patna University. And also, if the incorporation of the lower caste had happened
if the politics of equality had claimed the university rather than the politics of caste conflict, the university would still have remained something in decline. Though I must admit the decline is very similar. The decline is acute at the University of Mysore, and it will be just a matter of time that it will catch up with Patna University. So I do think that the forces of commercialization and globalization have been the real threat to the university, and neither Mysore nor Patna have been able to stop that decline. धन्यवाद. Hello. Yeah, thank you. Yeah, hello. बोलिए. Can I have to? हाँ, शिशिर बोलिए. Acha, sorry, quick question. Thank you, Professor Priyam, for Thank your you. talk, elaborate talk. And this is a question जो आपने, question that you picked up is very difficult because बहुत कम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं इस पे. And but so my question is कि particularly 60s and 70s में यदि इसी टॉपिक को इंस्टीट्यूशनल फेलियर या इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट और पॉलिसी फेलियर में के हिसाब से देखा जाए, सो टू राइट दैट काइंड ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, राइट, हाउ, तो उसके लिए आपका क्या सुझाव है? आई मीन, बिकॉज एट वन लेवल इट्स क्लियर कि डिक्लाइन इज वेरी स्टीप. इट्स क्लियर कि the state is using this, the university for many instrumental requirements, etc. लेकिन 50s में जैसे मेरे दोनों parents, mother and father, both were graduates of PMCH, and they would always say it was one of the best, not just in Bihar but in India. तो institutional history के context में how does, वो उस thread को यदि pick up किया जाए तो क्या लगता है कैसे? बिकॉज केवल एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर भी है, मेनी अदर थिंग्स दैट आर, यू कैन सी अ स्टीप डिक्लाइन. तो वहां पर जाके आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट यू टू थिंक, या योर रिस्पॉन्स की पॉलिसी फेलियर बट आल्सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल नेग्लेक्ट. Yeah, both are parts of the same. उस हिसाब में कैसे देखते I have your answer in what you're saying, so I'm not going to elaborate that. But yeah, definitely, policy failure, institutional neglect is an outcome of policies not being in tune. A lot of the reasons are not intrinsic to the professor not teaching well. They're intrinsic to what state policy did to you. I mean, the politics of equality, for example, is an input of state policy. लेकिन ये ट्विस्ट क्यों हो गया? आई मीन, prior to 55, there was maybe the momentum of independence gave you a certain push. Lekin, so why was there such a steep difference between, a matter of 5 to 10 years? Ki yahan se udhar pahunch gaye. That is a perplexing question. It was a slow decline. It wasn't a steep decline. It was a slow decline. And it takes a full shape by the 80s. And by 90s, it was just confirmed. So it wasn't a steep, sudden thing. It was something that was in the making. But yes, by, that the Indian state takes an authoritarian character is not the gift of Patna University. And Patna University becomes the site of the anti-emergency movement. Now, why Mysore survives it better is because of the politics of equality having played out in the campus, and because of the Mysore literary sphere. And that's why I'm emphasizing that we consider languages to be soft disciplines. And we think good science is but you can see how a scientist is inculcating a literary sphere. And a university in decline is also being protected in Mysore because of the Kannada literary sphere and the coming in of the Dalit literary sphere. And somehow in Patna, that begins to decline. The Bengali goes, the Maithili never gets the status it should. The Bhojpuri had been stopped anyways by petitioning the British, and it never had the stature of a written script, etc. So that's a more complex argument. I mean, the decline of the university, when it happens, a very important role is played by the literary public sphere, because literature plays, what Tejkar said, culture. That's how you immediately connect with the, when
When parents are coming to a college, you don't take them to your hard, dense physics lab or the chemistry lab. You show them a play. You show them a cultural performance. So culture is a university society bridging tool. Language is a bridging tool. It's also the way in which you get knowledge which is longer period. Malti Madhav, for example. I would like to ask a question whether the Patna University has even one course where the Malti Madhav is being taught. No. What is Patna University doing to the Newari scripts it has? Is there a research collaboration between Patna and Nepal any longer? Patna University was an examining university for Nepal. No. So the decline is actually multifaceted. When you start thinking, oh, my caste man, the only way I can save this is by getting one of my caste man as a professor, then you make a compromise, you attack the literary cultural sphere. Did you accord respect to the person who was writing poetry? Did Bihar ever believe that we should have a chair in the name of Hetukar Jha? Arvind Das, for example, is there a chair in his name? Pradhan Harishankar Prasad, a chair in his name? No, none whatsoever. So those things happen. I'm not going to do it today because we have limited time. But there's also a very important impact of the failure of land reforms. And that reflects itself in what's happening, because the landed castes then begin to completely control the university. The failures of land reforms were far more acute in Bihar than anywhere else. And that becomes something which is an external factor, but it leads to a complete capture of the university. Of course, the state neglect, etc., are very important factors. But there was no, education, for example, was seen and continues to be seen as teacher training. And therefore, educational studies is not an evolved discipline. The study of politics, the study of sociology has never paid adequate attention to higher education. Hetukar Jha's work must be one of the few sociologists writing on higher education in India. The other person writing is actually Edward Shills, with whom Hetukar has a very important argument, which Tejkar will tell you about. So if we think together, we have to think that can we talk to the university कि आप हायर एजुकेशन स्टडीज को आप आबाद कीजिए हमारे कंपैरेटिव एंड इंटरनेशनल हायर एजुकेशन दुनिया में हायर एजुकेशन का एक समृद्ध फील्ड है. We don't even teach it at NUPA. And somebody as qualified as me has been sitting there for 8 or 9 years, but the politics of knowledge is such that they'll make me teach research method. मतलब आप कुछ भी पढ़ाइए, वो मत पढ़ाइए जिसमें आप पारंगत हैं. तो ये अपने आप में ज्ञान की एक राजनीति है. पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट्स नहीं पढ़ाते, हिस्ट्री नहीं पढ़ाता, सोशियोलॉजी नहीं कराता, लेकिन दुख ये कि एजुकेशन नहीं करता. एजुकेशन सोचता है हमारा काम टीचर ट्रेनिंग है, कैसे जाके बच्चों को पढ़ा दें. अरे बच्चों को पढ़ा दें, यूनिवर्सिटी में क्या कराना है? यूनिवर्सिटी में हम एम्प्लॉयबल बनाना काम है, तो वो गली कर रहा है. आप जाइए, प्रोफेसर्स का काम एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स बनाना नहीं है. प्रोफेसर्स का काम नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक है, which happens in Mysore by way of poetry. You are Ananthamurthy, etc. The commentary, critical commentaries on the Ramayana, etc. So I think philosophy, literature, performing arts, and definitely a politics of equality have a very important role in the sustenance of universities. And they lead to a pressure on state policy to respond to the university as a sphere, which requires its own principles. By the 70s, however, I have to admit that sciences had fled away from universities, and it's not just Patna College or Patna University. Sciences had fled away. The medical college wanted to be independent of universities. Science research, C.V. Raman was leading science research at the university. His students, all of them make a beeline for labs in Cambridge, CERN labs, and they leave even Mysore. The good scientists, some of them remain at the Indian Institute of Science, but by 70s, the good scientists had fled from the University of Mysore. So yes, there are the failures of the state, that it, fails to retain good scientists in university. But the tragedy is when the poet is hunted out of the, शायद तोता जैसे हम पालते हैं, तो तोते का भी कंठ जब अवरुद्ध कर दिया जाएगा. मैथिली का कौन सा महाकवि पटना विश्वविद्यालय से निकले, मुझे कोई बता सकता है?
महादेवी वर्मा तो लिखती रही, और महादेवी वर्मा की गति जब अवरुद्ध की गई है उसके बाद से नॉर्थ इंडिया में उनके टक्कर का कोई वुमन पोएट है नहीं। तो हिंदी में भी महिला की गति अवरुद्ध की गई। फिर तो महिलाओं का काम आज क्या है? आप महिलाओं को बुलाता है आप गीत गाइए। क्यों? महादेवी वर्मा कविता लिखती थी। When I read her poetry, there's a lot of use of mathematical imaginaries in her poetry. तो ज्ञान की गति जो है वो तरह तरह से, तर्क की गति, कविता और संगीत का लय, ये सब भी अगर आप अवरुद्ध कर देते हैं उसके बाद यूनिवर्सिटी की दुर्दशा तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पटना विश्वविद्यालय यूनिक है कि वो शिक्षक विहीन, शंकर दत्त जी ने शेयर किया है मेरे से कि अब हम एजेंसीज के माध्यम से गेस्ट फैकल्टी लेंगे पटना यूनिवर्सिटी के लिए। इससे ज्यादा दर्दनाक क्या स्थिति होती है? डिपार्टमेंट आफ्टर डिपार्टमेंट हैज नो टीचर इन पटना यूनिवर्सिटी। What more can be the decline of a university? Why should a guest faculty want to do research the way I do research? What business do they have to invest in research? Nothing. कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका। महाराज दरभंगा, आप किसी बच्चे से पूछिएगा मिथिलांचल में भी रहने वाला, वो सोचेगा होगा कोई राजा महाराजा जो कोट गाउन पहनता होगा, बहुत मुकुट होगा उसका। They will not know that he was a Maharaja who was promoting the rise of the intellect in a society. And he was promoting this outside the boundaries of his royal kingdom. I mean, Tejkar, of course, has many more stories and he is the right person to talk on it. We'll all tune in when Tejkar talks. But, you know, when I was with him, he was telling me of how the Marathas were given Sharan by Maharaj Darbhanga. So he was truly a patriot devoted to nationalist politics, but he was truly a man committed to the rise of intellect in a Bihari population. He was not parochial in it. That's how I look at it. Yeah, that's how I look at it. Okay, thank you, thank you. Yeah, as I research more, I'll have more answers, but for the moment, that's my understanding. Sure. बहुत बहुत धन्यवाद। यदि और कोई सवाल किसी का हो तो संक्षेप में रखिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जब बहुत लंबी हो जाती है तो लोग इसे देखते नहीं। I have to leave also. I have to leave. I have to leave. अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक। सब SNP जी ठीक है। no, she is leaving. मैं आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। I won't be able to answer because I do have. जरूर पूछिए प्लीज। नहीं मैडम, सबसे पहली बात तो आपको मैं बधाई देना चाहता था। मैं हूं सत्यनारायण प्रसाद और मैं JNU में ही हूं और हूं दरभंगा से। मैं यही एक आपका जो ऑब्जर्वेशन है उस पर पटना यूनिवर्सिटी का हालांकि केस स्टडी है और उसके संदर्भ में आपने बिहार की जो अभी स्थिति है उसके बारे में भी बहुत अच्छा आपका अवलोकन है, बहुत अच्छा रिसर्च है। मैं समझता हूँ हमारे लिए चुनौती यही है कि जब तक हम जो अपने को बुद्धिजीवी लोग कहते हैं उसमें अपनी जो अध्ययन है, हमारा जो रिसर्च है, उसको आम जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो वह किसी तरह का भी रिसर्च, किसी तरह का शोध वह किताब तक ही सीमित रह जाएगा। और इसीलिए हम जानते हैं कि जब तक ये जो हमारा जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी जहाँ हम पढ़ते हैं वहां से जो ज्ञान अर्जन करते हैं और जो या फिर लैब जो है, लेबोरेटरी जो है, वहां से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका जो परीक्षा है या उसका जो प्रतिफल है वहां तक लेबर एंड लैंड तक नहीं पहुंचाया जाए। मतलब therefore L actually it is correlated with each other। तो जहां पर कनेक्ट खत्म हो गया है, पटना यूनिवर्सिटी की स्थिति इसलिए यह हो गई है कि वहां पर तो पॉलिटिशियन को क्या चाहिए, उनको तो मैन पावर चाहिए। हॉस्टल में वो स्टूडेंट देखना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं हर रैली में हमारे बहुत सारे समर्थक हों और जब रैली हो तो हजारों की संख्या में स्टूडेंट निकले वहां से। और इसलिए उन्होंने एक रखने का एक जगह है और वह कास्ट और बहुत सारी चीज को लेकर के उसको प्ले करते हैं। उनको उनके आने वाले भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं है। मैं चूंकि मिथिला यूनिवर्सिटी में भी रहा हूँ और इसलिए मुझे अनुभव है कि किस तरह एक जो VC जाते हैं और सामाजिक न्याय के कोटे के अंदर जाते हैं और उनका पिछड़ी जाति के होते हैं, लेकिन जो वहाँ के शिक्षक होते हैं और लालू प्रसाद के कार्यकाल में अपॉइंटेड होते हैं, उन सारे को वो बोलते हैं कि आप लोग तो लालू कोटा से हैं, आप लोग क्या पढ़ाइएगा।
जबकि वहां से पता चला कि वो बहुत सारे विद्यार्थी जो साइंस के थे या फिर सोशल साइंस या लिटरेचर के थे, वहाँ अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे जेएनयू में है, बहुत सारे एएमयू में है, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे विदेश चले गए। हेलो, धन्यवाद धन्यवाद। यह हमारी जो एक पूर्वाग्रह है, बेसिकली हमारे लिए यह चुनौती है कि हम लोग किस तरह इन सारी चीजों को नजरअंदाज करें और नए अनादि इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रोफेसर प्रदीप ही इसी को चुनौती लेकर के आगे बढ़े हैं। और हम आप लोगों की शुभकामना चाहिए कि हम लोग अच्छा आगे करें, और जिस तरह का ये जुड़ाव है हम लोग का, यही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अगला कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद धन्यवाद सत्यनारायण जी। प्रोफेसर मनीषा प्रियम को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे लगता है कि बहुत सार्थक बहस रही। आगे भी हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।